मेरी लाइफ का शायद सबसे इम्पोर्टेंट और खुशहाली वाला क्षण था। मेरी ऑल इंडिया में 11वीं रैंक आई थी। तो यूपी का लड़का फिर हैदराबाद आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीरेगुलेटेड इज ड्रोन टेक्नोलॉजी। कोरोमंडल मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि दे आइडेंटिफाइड मी। आप देखेंगे एक दिन में एक ड्रोन 25 से 30 एकड़ तक स्प्रे कर सकता है, जो साधारण तौर पर एक आदमी 2 से 3 एकड़ स्प्रे कर पाता है। जब आपने बोला फिगर कि जो 150 से 200 लीटर पानी लगता है, उसमें ड्रोन में सिर्फ 10 लीटर पानी में हम वो फर्टिलाइजर डाल के स्प्रे कर सकते तो ड्रोन के छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप एक बड़ा लॉस बचा सकते हैं। आज की डेट में जो हाईएस्ट रेस्पॉन्स ड्रोन टेक्नोलॉजी को मिल रहा है वो पैडी फार्मर से मिल रहा है। अच्छा, ड्रोन ऑब्वियसली चाहे वो शुगर केन हो, पैडी हो, लो हो, हाई हो, ऊपर से स्प्रे करेगा। हमें भी जैसे एग्रीकल्चर में थे, स्टोमेटा यूजली नीचे होता है। नॉर्मल गांव का किसान का बेटा भी पायलट बन सकता है। सुपर जस्ट मैं आपको बता दूं, मेरा एक इंट्यूशन है कि आने वाले टाइम में मेजॉरिटी ऑफ जो वर्क हैं, कहीं ना कहीं ड्रोन हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होने वाला है। उसमें उसका वेट है, उसका क्लासिफिकेशन होगा, उसका पेलोड कैपेसिटी कितना है, उसमें मोटर का कौन सा मॉडल है, प्रोपेलर कौन सा मॉडल है, उसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, उसकी डिजाइन क्या है। बना बनाया ड्रोन हम नहीं ला सकते इंडिया में। ओनली रॉ मटेरियल्स आप ला सकते हैं, पार्ट्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। 38% ग्रोथ CAGR से इसकी ग्रोथ हो रही है। बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर्स थे, वुमेन मेंबर्स, उनको लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एंड उस संकल्प के तहत गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, नमो ड्रोन दीदी। तो ये कोरोमंडल ने हम लोग को एक नई लाइफ दी है। आई थिंक माई आईज वॉज वेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुपल शर्मा शो। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज जिस पॉडकास्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की डिस्कस करेंगे जो कुछ साल पहले इंडियन एग्रीकल्चर में एक ड्रीम था और आज वो रियलिटी बन गया है। हम आज बात करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर, और इस टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने के लिए आज हमने एक इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट बुलाए हैं जो इस टेक्नोलॉजी का पार्ट 2021 से हैं। जब ये टेक्नोलॉजी इंडियन एग्रीकल्चर में स्टार्ट हुई, उनका बहुत अलग अलग तरीके से इस टेक्नोलॉजी में योगदान है, एंड ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट्स इन ड्रोन टेक्नोलॉजी एज ऑन टुडे इन इंडिया। We welcome Dr. Jitendra Singh from Coromandel International. Hello Jitendra ji. Hi Shupal. Hello, welcome to the show. Thank you very much for inviting me to this event. नहीं, it is our pleasure, हमारी ऑडियंस का प्लेजर है कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए। For me also it's an honor to be part of this show. And आप मेरे हिसाब से आपका पहला पॉडकास्ट है ये? या एक्चुअली बीइंग ए एग्रीकल्चर प्रोफेशनल, मैंने बहुत सारी फार्मर इवेंट्स, क्रॉप सेमिनार, डीलर कॉन्फ्रेंसेस की हैं। मोर देन 500 कॉन्फ्रेंसेस में मैंने पार्टिसिपेट किया है, बट दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट। वेरी गुड। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, आपका ये पॉडकास्ट अच्छा जाने वाला है। एंड पॉडकास्ट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव एंड एक्सपीरियंस। तो मुझे अच्छा लगा कि आप आए और आपने ये स्टार्ट किया है। तो अभी आपको और भी पॉडकास्ट होंगे, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में एग्रीकल्चर कैसे आया? देखो सुपल, मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और मैंने अपनी एजुकेशन विलेज से ही स्टार्ट की है। और हमारे टाइम में गांव में बिजली भी उपलब्ध नहीं रहती थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी। गांव के विलेजेस में जो स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत ही बेसिक जैसा रहता था, गांव के टीचर ही उसमें पढ़ाते थे। तो इन सिचुएशंस की वजह से मैं देखा कि गांव में एजुकेशन का वो एक स्कोप नहीं था आगे बढ़ने का। हालांकि मेरे जो फादर थे वो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, उनकी पोस्टिंग हरदोई में थी, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में। एंड जब वो एक बार वैकेशंस पे आए तो उन्होंने मेरे साथ कुछ इंटरेक्शन किया, एजुकेशन के बारे में उन्होंने बातचीत की। तो उनको बातचीतों से लगा कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये कहीं नहीं अच्छी जगह इसको अगर ले जाऊँगा तो एक फ्यूचर इसका कैरियर बन सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में एक RR इंटर कॉलेज है
जिसमें एग्रीकल्चर स्कूलिंग से एक सब्जेक्ट है। एंड क्योंकि फादर मेरे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, उन्होंने डिसाइड किया कि आप एग्रीकल्चर पढ़ो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। मुझे इसमें दो बातें बहुत वो लगी, अलग लगी कि पहली बात ये कि आपके टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जब आप पढ़ रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है जो आज हम इमेजिन करना मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, और हालांकि कुछ इंडियन पार्ट्स में आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। और दूसरी चीज़ ये है कि एजुकेशन लेवल पे ही आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर था। मतलब मैंने भी एजुकेशन की है और बाकियों भी देखा है, एजुकेशन में एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट नहीं आता। एग्जैक्टली अगर मैं आपको कहूँ तो एग्रीकल्चर को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि ये एक इतना बड़ा सेक्टर है और इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोफेशनल जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका जानकारी का, अवेयरनेस का अभाव है लोगों के अंदर, और इसी वजह से कहीं ना कहीं स्कूलों में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट भी रेयरली मिलता है। और रही बात, जैसे मैं बताया विलेज में इलेक्ट्रिसिटी की, आज की डेट में बच्चों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं पेरेंट्स उनके लिए उपलब्ध कराते हैं। उसके बावजूद भी बच्चों को मतलब सभी प्रकार का एनवायरनमेंट देने के बाद भी बच्चा उसको राइट ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो वो एक मेरे हिसाब से मैं बच्चों के लिए एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि इतनी सुविधाओं में अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, और हमारे समय पे जो सिचुएशंस थी उससे आप कंपेयर करेंगे, तो आज आपके पास हर चीज़ का सिस्टम अवेलेबल है। आपके पास आईटी है, आपके पास बेसिक फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी लाइब्रेरी हैं। मेरे हिसाब से उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने यंग बच्चों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उठाना चाहिए। और आज जो यंग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं तो वो जब ये शो देखेंगे तो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि जिस जगह से आप यहाँ तक आए हो वो कैसे चैलेंजेस के साथ आप आए हो, और उनको वो चैलेंजेस आज वो फेस नहीं करने पड़े काफ़ी लोगों को। फिर उसके बाद का सफ़र कैसा रहा? उसके बाद हम पता चला कि अभी इंटरमीडिएट आपने एग्रीकल्चर से कर लिया तो इंडिया में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। हर एक स्टेट में एक या दो यूनिवर्सिटी हैं जो बेसिकली ओनली एग्रीकल्चर के लिए हैं। तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और मुझे पता चला कि वो एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, कंपटीशन होता है उसमें। तो जब मैंने पढ़ाई एग्रीकल्चर से की तो मेरे पिताजी ने मुझे गाइड किया कि आपको पढ़ाई ऐसी करनी है कि आप एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप अच्छे से कर पाएँ। तो मैंने जैसे मेहनत की, तो मुझे इंटरमीडिएट में मैं जब एग्ज़ाम लिखा तो मेरा डिस्ट्रिक्ट मैंने टॉप किया एंट्रेंस, अपना स्टेट यूपी स्टेट एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम होता है। उसके बाद एंट्रेंस की तैयारी करी, और जब चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा तो उसके बाद उसमें एग्ज़ाम होता है, और 10,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और जबकि उस यूनिवर्सिटी में 140 सीट होती हैं, तो 10,000 में से 140 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो जब मैं वहाँ एग्ज़ाम में बैठा और अपना रिज़ल्ट आया तो देखा था मेरे 14वीं रैंक थी उसमें, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन रहा कि नाउ आई गॉट ए राइट रूट टू डेवलप माई कैरियर। ओके, और 14th रैंक पे जब आप आए, इस जगह से आए, फैमिली ने भी पूरा एंजॉय किया होगा, देखा होगा, खुश हुए होंगे? सो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इट वाज ए ड्रीम टू गेट दिस 14th रैंक इन स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड वहाँ से एक अपने को एक डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला, और डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ साथ एक डिफरेंट इकोसिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आते हैं वो स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्टिव बच्चे आते हैं, तो आपको एक हॉस्टल का इन्वायरमेंट मिलता है। दूसरा एक चैलेंज भी साथ में जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारी जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हिंदी मीडियम का है, और यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई होती है 100% इंग्लिश मीडियम में होती है। तो कहीं ना कहीं वो एक भय था, डर था कि किस तरह से मैं नए एजुकेशन सिस्टम में कोप अप करूँगा। बट वो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, वो कहीं एक बच्चे के लिए एक्सक्लूसिव डिफ़िकल्टी नहीं है, चैलेंज नहीं है। तो समय के साथ साथ मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरह से इस सिचुएशन को हम लोग कोप अप करते थे। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि गाइड किया था कि आप 100 डेफिनेशंस इंग्लिश में रट लो, और वो इस तरह से रट लो कि आपको जब कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में आए तो एटलीस्ट आपका फर्स्ट जो डेफिनेशन है
वो आप प्रॉपर तरीके से लिख पाओ। तो मैं यहाँ जैसे एग्जाम्पल तरीके से आपके इस शो में मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम डेफिनेशनों को रटते थे। तो एक जेनेटिक्स में एक फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल होता है, तो मैं जस्ट उसको आपको बताना चाहूँगा कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्टेट दैट व्हेन ए पेयर ऑफ जीन्स आर ब्रॉट टुगेदर इनटू हाइब्रिड विदाउट ब्लेंडिंग और इन एनी वे कंटेमिनेटिंग कंप्लीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो इस तरह से पूरी डेफिनेशन को हम लोग रट लेते थे, और सिमिलर इसी तरह से मैंने 100 डेफिनेशन अपने माइंड में बिना आप बुक को देखे, बिना किसी सोच के ऐसे बोल सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत एक अच्छा मोटिवेशन रहा, एंड उसके ज़रिए धीरे धीरे इंग्लिश भी इम्प्रूव की, और जो राइटिंग और रीडिंग इंग्लिश इम्प्रूव की थी। और फिर नेक्स्ट कॉलेज कहाँ पे रहा, कैसे रहा? सो मेरी नेक्स्ट एजुकेशन, जब मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया, वहाँ आने के बाद मेरे फादर ने मुझे बोला कि इसके बाद आई डोंट हैव एक्सपोजर टू गाइड यू, नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट कुड बी योर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। तो अपने सीनियर से और यूनिवर्सिटी के जो भी हमारे कॉलीग से पता चला कि एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्ज़ाम होता है, जो आईसीआर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसे जेआरएफ कहते हैं। जिसको हम जेआरएफ कहते हैं। और इस जेआरएफ में आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, आपका पहला से ही सब्जेक्ट आपका चूज़ करना पड़ता है, उसी में उसका एग्ज़ाम होता है। तो मेरे क्योंकि मैं स्कूलिंग एग्रीकल्चर में किया, तो मेरे पहले से ही एग्रोनॉमी में एक अलग से रुचि थी, रुझान था, और मुझे काफ़ी अच्छे से उसमें पढ़ने में मज़ा आता था। तो मैंने एग्रोनॉमी सिलेक्ट किया, और उसमें मैंने एंट्रेंस दिया, और एंट्रेंस देने के बाद तब जब एग्ज़ाम हुआ और इसका रिज़ल्ट आया, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी लाइफ का शायद सबसे इम्पोर्टेंट और खुशहाली वाला क्षण था। मेरी ऑल इंडिया में 11वीं रैंक आई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो एक आई थिंक बेस्ट अचीवमेंट बोलूँगा, क्योंकि आपका ऑल इंडिया रैंक आने के बाद आपको जीआरएफ जो क्वालिफाई करते हैं, उसमें 8,000 रुपीज़ की उस ज़माने 2005 में स्कॉलरशिप होती थी। अच्छा। यस, तो उस स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपको इसकी स्कॉलरशिप मिल रही है। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट था उस रैंक का कि आईसीआर आपको किसी भी इंडिया की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका देती है। राइट, राइट। सो वो एक कहीं ना कहीं जैसे आपके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। नहीं, 2005 में अगर 8,000 रुपया पर मंथ आपको स्टूडेंट को आ रहा है, तो उस टाइम पे बहुत बड़ी मनी हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। तो उस टाइम पे आपका दिमाग कहाँ पे था? मतलब हाउ आर यू फीलिंग एट दैट टाइम? कैसे इसको स्पेंड करते थे कि जो आया वो निकाल दिया, कैसे कर दिया? नो, डेफिनेटली एक्चुअली इट वाज ए सेंस ऑफ लाइक इंडिपेंडेंस। मुझे लगने लगा कि अब कहीं ना कहीं मैं अपने फादर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहूँगा अपनी इवन डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। तो उस मनी को मैंने अपने खुद के डेवलपमेंट पे, अपने स्किल्स बढ़ाने में कुछ कोर्सेज किए मैंने, इवन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज किए, और इवन टॉफेल और जीआरई की प्रिपरेशन भी की थी, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि मुझे सिविल्स की तैयारी करनी है। अच्छा। सो जेआरएफ निकलने के बाद मैंने उसका एक डिसीजन लिया कि अब मैं एक एमएससी का डिग्री तो मिल ही जाएगा, बट नाउ आई शुड थिंक अबाउट माय फ्यूचर करियर, वेयर शुड आई मूव इन द माय प्रोफेशनल ग्रोथ। गुड, गुड। और जब आपका जेआरएफ में रैंक आ गया, तो आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ की? सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन था, और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेटजिक डिसीजन रहा मेरी लाइफ का, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पढ़ने के बाद अब मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी जगह जाना चाहिए, वहाँ से एडमिशन लेना चाहिए जहाँ मैं, मेरा जो वीक एरिया है, जो हम बात कर रहे थे इंग्लिश कम्युनिकेशन की, तो वो कहाँ इम्प्रूव हो सकता है सब्जेक्ट के साथ साथ। देन आई डिसाइडेड कि आई शुड थिंक फॉर साउथ, क्योंकि साउथ इंडिया में ये एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है कि यू कैन लर्न गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिकॉज वहाँ एक कॉमन इन्वायरमेंट है। तो मेरे एक अंकल हैं, वो हैदराबाद में रहते थे। देन ही गेव द फीडबैक कि हैदराबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। सो आई आल्सो गॉट फैसिनेटेड एंड आई डिसाइडेड टू ऑप्ट हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंड जॉइन द एमएससी प्रोग्राम देयर। तो यूपी का लड़का फिर हैदराबाद आ गया। हाँ, मेरे सभी दोस्तों के लिए बहुत सरप्राइज था। इवन दे वर आस्किंग कि हाउ यू डिसाइडेड टू गो सडनली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि आपका बहुत सारा कल्चरल डिफरेंसेस है, आपका
food habits are different, language is different. But yes, मुझे लगता है कि if you want to grow in your career, we should definitely take this kind of steps. हैदराबाद वैसे ही बहुत अच्छा है, इट्स क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो, बिकॉज 8 साल मैं हैदराबाद में रहा हूँ और इट्स वन ऑफ द, मतलब अगर मैं अपना होम टाउन छोड़ के अगर कोई भी इंडिया का पार्ट है जिसमें मैं मतलब आई फील रियली गुड एंड होमली इज़ हैदराबाद ओनली। इट्स अ वेरी नाइस सिटी। तो उधर आपने अपनी ये JRF के बाद एजुकेशन कंप्लीट की, फिर आपका कॉरपोरेट में कैसे एंट्री हुई, कहाँ पे एंट्री हुई? सो मैंने अपना MSc प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली यहाँ वहाँ हैदराबाद कैंपस में कॉरपोरेट कंपनीज का प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ। हालांकि मैं सिविल्स में कहीं ना कहीं मेरा सिविल से एक फोकस था, बट वन डे आई डिसाइडेड ओके नथिंग रॉन्ग इन अटेंडिंग एनी कैंपस प्लेसमेंट। सो नागार्जुना फर्टिलाइजर्स कंपनी आई और उन्होंने उनको एग्रोनॉमिस्ट पोजीशन के लिए उन्होंने इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किए एंड आई जस्ट कैजुअली अटेंडेड सर। बट जब रिजल्ट आया, उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया जो यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल में, तो सरप्राइजिंगली आई वाज एट द टॉप। सो मेरा फर्स्ट पोजीशन में मेरा सिलेक्शन उन्होंने किया एंड देन बिकॉज उस समय के टाइम पे दे ऑफर्ड वेरी गुड पैकेज आल्सो which was very higher than my professor who guided me during MSc program. So कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार इससे अपॉर्चुनिटी I should grab it and I joined Nagarjuna Fertilizers, worked there as a scientist for 4 years in agronomy. Then after 3 years I think Nagarjuna also recognized me and they gave me the best agronomist award, and also they promoted me as a senior agronomist and I was the youngest senior agronomist in Nagarjuna. So that was again one more milestone I added in my career. And then I moved to DuPont, worked in DuPont for 3 years and again came back to Nagarjuna. I started working on plant nutrition subject. So I started working on fertilizer sector, especially on product development and evaluation. So that is the journey just started in the different sector from there. तो आप बेसिकली मेन फर्टिलाइजर्स के ऊपर आपका पूरा कंसंट्रेशन हो गया? जी। सो वहाँ से मेरा मेजर फोकस, क्योंकि एग्रोनॉमी इज ए ब्रॉड सब्जेक्ट, विद इन एग्रोनॉमी यू नीड टू हैव योर ओन स्पेशलाइजेशन. सो आई डिसाइडेड आई शुड नाउ वर्क ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्लांट न्यूट्रिशन. एंड नागार्जुन में बहुत सारे नए नए ग्रेड्स पे का डेवलपमेंट हुआ and then I worked on those products evaluation work and introduced many products in the market based on my recommendation, and lot of field trials we organized, multi-location trials, and I changed my actually entire skills from hardcore technical person to the techno-commercial person. So that is the change shift started from there. Okay. Then one day actually I got a call from Coromandel SQM Private Limited that they have the opportunity for product development and business development manager. इधर मैं आपका पॉज लेना चाहूँगा और ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि कोरोमंडल SQM में जब जितेंद्र का रिक्रूटमेंट हुआ था तो तब मैं भी उधर काम करता था मेरे ही ऑफिस में, तब वो मेरे सामने ही रिक्रूट हुए थे. सो इट वाज अ गुड मोमेंट इफ वी लुक बैक टुगेदर एज अ फ्रेंड्स. Yeah, definitely. I still remember those days. When I came for interview, I met you, and from that, I think our entire professional association has, come forward. And I think I feel that Coromandel SQM India Private Limited gave us a big exposure. Yes. And from there, I, thought to introduce a lot of crop-specific fertilizers in Coromandel, because it was a JV between Coromandel and SQM. So just for audience purpose, that farmers face lot of challenges with respect to the nutrient management. So they have multiple challenges in selecting lot of fertilizer, what dose they should apply, what product they should apply, at what stage of the crop, how much to apply. So to address these issues, I worked on crop specific, stage specific customized fertilizers, and it was again based on the application, like foliar application and fertigation. So I worked, although it was something unusual at that time, but today the farmers are really getting the benefit of these out of these product. I could address multiple challenges which they were faced before.
अपनी काफ़ी ऑडियंस को फोलियर और फर्टिगेशन नहीं पता होगा, तो आप उसके बारे में भी 1 मिनट में बताओ, फिर हम ड्रोन में चलते हैं। सो फर्टिगेशन का मतलब है जो फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन ड्रिप इरिगेशन के साथ जो एप्लीकेशन होता है, एंड बूंद बूंद से जो किसान सिंचाई करते हैं जड़ों के पास फसलों में, एंड पानी में मिला के ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना फर्टिगेशन बोलते हैं। एंड जो फॉलियर एप्लीकेशन है न्यूट्रिएंट का या क्रॉप प्रोटेक्शन का, वो छिड़काव के द्वारा जो पत्तियों पे डायरेक्ट स्प्रे किया जाता है, उसको फॉलियर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इधर आपका मतलब पूरा आपका एक्सपर्टीज हो गया था इस टाइम मूवमेंट पे, मतलब आप फर्टिलाइज़र फोलियर हो फर्टिगेशन हो उसको पूरा आप देख रहे थे, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, आपका एक कंफर्ट जोन आ गया था। यस। फिर एकदम ड्रोन कैसे? सो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि धीरे धीरे CSQM में जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वर्क एंडिंग स्टेज में था, एंड 2020 की बात है जब कोरोमंडल डिसाइडेड टू एक्वायर दिस एंटायर JV, and I moved to Coromandel and started working as a marketing head for specialty division. Then during this period, इस period में क्या हुआ कि suddenly this government of India deregulated this drone technology in 2021, and Coromandel management decided to मतलब डीरेगुलेट कर दिया, पहले क्या था कैसे था मतलब? तो पहले ड्रोन के कोई भी गाइडलाइन नहीं थी, तो उन्होंने एक गाइडलाइन निकाली, एक रेगुलेशन डेवलप किए कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप एग्रीकल्चर प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके लिए किस तरह से ड्रोन का सर्टिफिकेशन होगा, किस तरह के ड्रोन आप इस्तेमाल करेंगे, एंड एग्रीकल्चर ड्रोन के क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, उसको फ्लाई करने के लिए पायलट का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो सब उन्होंने रेगुलेटरी बॉडी ने इस चीज़ को फ्रेम अप किया। और एक कौन से ईयर की बात है? ये 2021 की बात है। 2021। सो मैं आपको जस्ट इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आई थिंक देन कोरोमंडल मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि दे आइडेंटिफाइड मी कि जितेंद्र, सिंस यू आर ऑलरेडी हैविंग एग्रोनॉमी एक्सपर्टीज, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस सिंस ए न्यू टेक्नोलॉजी। पहले हमको इसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इन इंडियन कंडीशन ड्रोन टेक्नोलॉजी विल वर्क और नो। सो बिकॉज देर वाज सम अप्रीहेंशन, लॉट ऑफ चैलेंजेस कि किस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, किस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स है इसको रेस्पॉन्स करेंगे। सो वो सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन थे। पर ये तो ठीक है, बट उस टाइम पे एक आपका एक कंफर्ट जोन होता है कि आप फर्टिलाइजर में पूरी ज़िंदगी निकली है, मतलब आपका प्रोफेशनल करियर निकला है, एकदम ड्रोन जो बिल्कुल ही अलग टेक्नोलॉजी है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो उसको उस टाइम पे आपके मन में चैलेंज कैसा था, मतलब हाउ इट वाज एट दैट टाइम? सो डेफिनेटली देखिए, इफ़ यू आर वर्किंग और एप्रीहेंशंस कैसी थी? सो हम क्या है कि एग्रीकल्चर में जब आप काम करते हैं तो आप नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, आई थिंक प्रमोट करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो सेम मेरे साथ हुआ कि मेरा भी एक इंटरेस्ट था कि एक नई टेक्नोलॉजी में मूव होना चाहिए, एंड फ्रॉम हार्ड को टेक्निकल responsibilities, I also wanted to shift myself to a business opportunities. So एक अपॉर्चुनिटी थी कि ड्रोन इज ए न्यू सब्जेक्ट अगेन, लाइक वाटर सॉल्युबल क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर वाज ए न्यू प्रोजेक्ट. So I always prefer to work on new technology, new challenges in my life. That is something made me to take decision on this. So I started working on this and और slowly एक और चीज़, जो 2021 में जो डीरेगुलेशन हुआ, ये सिर्फ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए हुआ और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी हुआ? no, basically it was a drone rule. अच्छा, ड्रोन for agriculture. So एग्री ड्रोन को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से इसको बढ़ावा दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा विजन था, बहुत बड़ा प्लान था. सो रिसेंट गवर्नमेंट ने इसको अच्छा पुश दिया है, एंड देन स्लोली इट स्टार्टेड. अभी हम इसी टेक्नोलॉजी, इसी ड्रोन के लिए स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. चलो अब हम आते हैं ड्रोन्स पे, जिसके लिए ये पॉडकास्ट हमने इनिशिएट किया हुआ है. सबसे पहले आप बताएं ड्रोन क्या चीज़ है और इंडिया में किस किस क्षेत्र में, किस किस सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है? तो वेरी इंटरेस्टिंग सोपल, क्योंकि ड्रोन एक नया सब्जेक्ट है, ये ऑडियंस को भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ड्रोन क्या है. तो बेसिकली ड्रोन एक अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट है जो रिमोट के द्वारा चलाया जाता है. और इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर AI एनेबल्ड सिस्टम होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है जिसके द्वारा ये ऑटोनोमस मोड पे भी परफॉर्म कर पाता है. अगर इसका किसी अपने को किसी जैसे एप्लीकेशन की बात करें
तो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी इसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। ड्रोन शॉट्स लेने के लिए, ड्रोन जैसे शॉट्स आजकल लेने से। शादियों में भी कॉमन चल पड़े हैं एग्जैक्टली। ड्रोन शॉट्स। एंड डिफेंस सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल हिस्टोरिकली बहुत पहले से इस्तेमाल होता है। यूएस में आई थिंक ऑलमोस्ट डिकेड एगो इट वाज स्टार्टेड। एंड माइनिंग सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है, और अभी रिसेंट में इसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपका स्प्रेइंग। एग्रीकल्चर सेक्टर की जब आप बात कर रहे हो तो ये वही है कि 2021 में जब जनरल गाइडलाइंस आ गई तो इन सेक्टर से लेके अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ड्रोन के लिए यूज़ होना शुरू हो गया और प्लानिंग शुरू होगी किस किस सेक्टर्स में हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बेसिकली क्या होता है कि ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल पहले नहीं होता था। दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में काफ़ी हद तक हो चुका है, और वहाँ हेलीकॉप्टर से भी ड्रोन का एप्लीकेशंस होता है। बट अगर इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन रूल्स नहीं थे, गाइडलाइन नहीं थी, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स या कंपनीज नहीं थी। 2021 रूल ने इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए गाइडलाइंस बनाई, एसओपीज बनाई, और बहुत सारे गवर्नमेंट के खुद के इनिशिएटिव रहे, स्कीम इम्प्लीमेंट करी, जिससे कि इस टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग करने में भी प्रमोशन मिले, बढ़ावा मिले। अभी आप जैसे हमारे काफ़ी ऑडियंस होंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, बट एग्रीकल्चर इंडिया में हर कोई जानता है, हर कोई देखता है, बिकॉज इंडियन इज़ एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। हम बोलते हैं हर 80% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जो एग्रीकल्चर में जब ड्रोन का यूज़ होता है वो किस किस एरियाज़ में होता है, उसको आप आराम से अपने ऑडियंस को बताएं, मतलब जिससे उनको समझ आ जाए। मतलब फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड में किस किस तरह से कैसे कैसे यूज़ होता है। सो एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर में ड्रोन का जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस इसके हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, फर्स्ट जो कॉमर्शियली एप्लीकेशन इसका होता है वो स्प्रेइंग, एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स का और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट का स्प्रेइंग के लिए। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्रॉप मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। थर्ड एप्लीकेशन है यील्ड प्रेडिक्शंस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड और एग्रीकल्चर में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे फिनोटाइपिंग है और पॉलिनेशन है, जो सीड इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ड्रोन आज की डेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ एप्लीकेशंस पे काम चल रहा है, जो जैसे इवन सॉइल एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर, ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रॉडकास्टिंग जैसे अपने ऑडियंस को बताना, मतलब सीड को सॉइल में सो करना, या आइदर सीड, जो डायरेक्ट सीड से जो सोइंग होती है, सीडिंग, डायरेक्ट सीड राइस की बात करें तो उसको भी सोइंग करने के लिए भी, सीडिंग करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन तो ग्रेनुलर फर्टिलाइजर्स है जो आज की डेट में डीएपी है या एनपीके कॉम्प्लेक्स है, इनको ज़मीन में छिड़काव करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब एप्लीकेशंस आर अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर ड्रोन और जो नॉर्मल ड्रोन होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? सो बेसिकली जो एग्रीकल्चर ड्रोन है वो नॉर्मल ड्रोन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर ड्रोन में अगर स्प्रेइंग ड्रोन की बात करें तो उसमें 10 लीटर का एक पेलोड लगा होता है, जिसको हम जिसमें हम स्प्रेइंग सॉल्यूशन रखते हैं, और इसमें पंपिंग सिस्टम होता है और नोजल्स होते हैं। पेलोड हमारे ऑडियंस को नहीं पता होगा, पेलोड क्या चीज़ है? बेसिकली ये टैंक जिसमें स्प्रेइंग सॉल्यूशन हम मिक्स करके डालते हैं, जो भी हमको पेस्टिसाइड या वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर या माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमको छिड़काव करना है खेत के ऊपर, तो उसका एक 10 लीटर पानी में सॉल्यूशन बना के उस टैंक के अंदर हम डालते हैं, जिससे कि वो पंपिंग सिस्टम के थ्रू उसमें जो नोजल्स लगे होते हैं, ऑटोमाइजर नोजल्स या सेंट्रीफ्यूगल नोजल्स, उसकी वजह से एक यूनिफॉर्म एंड प्रिसाइज स्प्रेइंग करने में वो संभव हो पाता है उसको। तो अभी जैसे आपने बताया कि स्प्रेइंग के लिए इंडिया में बहुत ड्रोन यूज़ होता है। अब नॉर्मल स्प्रेइंग जैसे इंडिया में होती है और ड्रोन स्प्रेइंग, उसमें क्या फ़र्क रहता है प्रैक्टिकली? जो ट्रेडिशनल वे से स्प्रेइंग चली आ रही है, जैसे हम किसान मतलब कि फील्ड में देखते हैं लोग अपने 15 लीटर की टैंकी लेके जा रहे हैं, पीछे पकड़ा हुआ है और स्प्रे कर रहे हैं, उसमें और ड्रोन में क्या फ़र्क है?
देखिए, जो साधारण तौर पर जो किसान आज की जो करंट प्रैक्टिस है, वो क्या करता है कि जो नैपसेक स्प्रेयर होता है या पावर स्प्रेयर होता है, तो उसको स्प्रे करने के लिए एक लेबर पर डिपेंडेंसी होती है। सो एक एकड़ को करने के लिए 150 से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो एक साधारण जो लेबर होता है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो एक दिन में बहुत सारा एरिया कवर कर पाए, तो उसको एक एकड़ कवर करने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए इंडिया में अगर आज की सिचुएशन देखें, लेबर चैलेंजेस हैं, वाटर का एक एक्यूट शॉर्टेज है, दूसरा प्रेसिशन स्प्रेइंग की हम बात करें, एक्यूरेट एंड प्रेसिशन स्प्रेइंग, कहीं ना कहीं लेबर उसको प्रेसाइज स्प्रेइंग करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि उसमें केमिकल का वेस्टेज भी ज़्यादा होता है। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है फार्मर सेफ्टी या लेबर सेफ्टी। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो लैम्डासाइथिन, इसका छोटा सा बॉडी का एक्सपोजर आपकी बॉडी में स्किन एलर्जी और इवन सीवियर हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर वो पोटेंशियल है, इट हैज़ पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज ऑल दीज थिंग्स, एड्रेस ऑल लेबर चैलेंजेस, क्योंकि ये 10 टाइम फास्टर है। ओनली 10 लीटर वाटर एक एकड़ के लिए सफिशिएंट है। और आप देखेंगे एक दिन में एक ड्रोन 25 से 30 एकड़ तक स्प्रे कर सकता है, जो साधारण तौर पर एक आदमी 2 से 3 एकड़ स्प्रे कर पाता है। तो 10 टाइम एफिशिएंसी इज ए बिग चेंज है। और खासकर जब लेबर की शॉर्टेज है, चीज़ों की शॉर्टेज है, उस टाइम पे ये जो आपने बताया 10 टाइम्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारे फार्मर के लिए। आपने सही बोला कि जो लेबर की शॉर्टेज आज की डेट में इंडिया का कोई भी फार्मिंग एरिया हो, ज्योग्राफिकल एरिया, आप देखेंगे लेबर शॉर्टेज, पर्टिकुलरली जब पीक ऑपरेशन पीरियड होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे या स्प्रेइंग के टाइम पे या वीडिंग के टाइम पे, आप देखे होंगे जब आपका बारिश हो गई, उसके बाद ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, तो सडनली इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बढ़ जाता है एंड सब पूरी आपकी क्रॉप एक ही स्टेज में है, एक ही इकोसिस्टम में है। तो जब उसको किसान को अगर उसको स्प्रेइंग करना है तो एट ए टाइम आपके पास उस समय लेबर अवेलेबिलिटी का इशू रहता है। तो कम समय में ज़्यादा एरिया को कंट्रोल स्प्रेइंग करना है और पेस्ट एंड डिजीज को कंट्रोल करना है, तब उस सिचुएशंस में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। नहीं, ये तो मैंने भी देखा है। एक बार मेरा एक्सपीरियंस था कि फील्ड में पेस्ट, मतलब कि एकदम पेस्ट आ गया था, तो उस टाइम पे आपको पेस्टिसाइड एकदम स्प्रे करना होता है। तो उस टाइम पे अगर आप ड्रोन से करें तो वो एकदम फास्ट हो जाएगा और आपकी क्रॉप बच जाएगी। और दूसरा जो आपने सेफ्टी के लिए बोला, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जैसे हम ये पेस्टिसाइड दे देते हैं और जिससे फार्मर्स को एलर्जी होती है, चीज़ें होती हैं, वो रुक सकती हैं। और एक और चीज़ मेरे मन में आ रही है, जब आपने बोला फिगर कि जो 150 से 200 लीटर पानी लगता है, उसमें ड्रोन में सिर्फ 10 लीटर पानी में हम वो फर्टिलाइज़र डाल के स्प्रे कर सकते हैं। अब वही फर्टिलाइज़र अगर हम 150 से 200 लीटर पानी में डाल रहे हैं और उसको मैं 10 लीटर में डाल दूँ, वो तो हाईली कंसनट्रेटेड हो जाएगा। और अगर मैं उस हाईली कंसनट्रेटेड को उसका छिड़काव करूँ या उसका स्प्रे करूँ, तो उसमें स्कॉर्चिंग इफेक्ट जहाँ प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन कॉमनली हमने सुना है, फार्मिंग कम्युनिटी से भी आता है, साइंटिफिक कम्युनिटी से भी क्वेश्चन आता है। तो इसका मैं अगर आपको आंसर बताऊं अपने ऑडियंस को कि ड्रोन टेक्नोलॉजी क्योंकि एक AI एनेबल टेक्नोलॉजी है एंड प्रेसिशन स्प्रेइंग को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं कि एक जो 10 लीटर में हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेम 150 लीटर से एक ही एरिया में स्प्रे करने के लिए हमने प्रावधान रखा है। तो हमारी जो डोज है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पानी भले ही कम इस्तेमाल हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, पर उसका जो स्प्रेडिंग है, एप्लीकेशन है, वो एक एकड़ में कंप्लीट स्प्रेड हो रहा है यहाँ भी, और जो आपका मैनुअल स्प्रे में होता है। तो आपका एक्चुअल एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो एप्लीकेशन है पर प्लांट
आपका कंजप्शन उतना ही है। अच्छा। बस इस टेक्नोलॉजी में वो पोटेंशियल है कि उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड से ड्रोन चलता है, और इसके अंदर जो नोजल्स होते हैं मिस्ट के रूप में, जो ड्रॉपलेट का साइज बहुत माइक्रो लेवल का होता है, उसकी वजह से वो पूरे 1 एकड़ में स्प्रेड करने में सक्षम होता है। तो इस टेक्नोलॉजी का पास वो पॉसिबिलिटी है कि वो सेम मॉलिक्यूल को 1 एकड़ में यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर पाती है। तो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरा खुद का अनुभव है कि हमने काफ़ी लंबा देखा है कि हमने बहुत बड़े क्षेत्रफल में स्प्रेइंग करके चीज़ें देखी हुई हैं। इस टाइप का कोई नेगेटिव स्कॉर्चिंग या लीफ स्कॉर्चिंग या क्रॉप डैमेज नहीं होता है। और अभी आपने इन जनरल जो हमारे किसान के लिए, जब अगर वो ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, आपने फ़ायदे बताए, उसके अलावा और क्या फ़ायदे हैं जो किसान को होते हैं? सो ड्रोन टेक्नोलॉजी का अगर आप बेनिफिट्स की बात करेंगे तो आज की सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, अगर क्रॉप सेगमेंट की बात करें तो जैसे शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में एक 4 महीने की जब फसल हो जाती है उसके बाद उसमें आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं। काफ़ी ऑडियंस को शुगर केन की हाइट और चीज़ें नहीं पता होगी, तो जी। आप उनके लिए भी बताओ कि शुगर केन की क्रॉप कैसी रहती है, कितनी हाइट तक रहती है? तो बेसिकली वो 7 से 8 फीट तक हाइट जाती है शुगर केन की। तो कोई अगर एक कॉमन कोई भी ह्यूमन बीइंग 4 फीट 4.5 फीट के ऊपर स्प्रे नहीं कर सकता है, वहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँचेगा। अगर पहुँचेगा तो पूरा केमिकल उसके ऊपर गिरने की संभावना है। इसी कारण से जब क्रॉप की हाइट ज़्यादा हो जाती है उस कंडीशन में किसान उस फसल में स्प्रे करने के लिए असक्षम है, कैपेबल नहीं होता है। एंड अगर कोई उसके बाद इंसेक्ट डैमेज या क्रॉप डैमेज या डिसीज मान लीजिए इन्फेस्टेशन होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, फॉलियर एप्लीकेशन। एंड वो फॉलियर एप्लीकेशन सिर्फ ड्रोन के द्वारा ही संभव है। तो यहाँ इस कंडीशन में, इस सिचुएशंस में ड्रोन एक बहुत बड़ा वरदान है एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए। एंड ये उस चैलेंज को एड्रेस कर सकता है जो ह्यूमन बीइंग उस वर्क को परफॉर्म ही ना कर पाता हो। एक मेरा बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, एज अ मतलब आप एग्रोनॉमिस्ट भी रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं, फिर उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए हम चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, उसके यूजेस को इन्वेंट करते हैं। अगर उस शुगर केन क्रॉप में पहले से स्प्रे नहीं हो पा रहा है और इंडियन फार्मर असक्षम है, जहाँ स्प्रेइंग वाले असक्षम हैं, और फिर भी शुगर केन की यील्ड ज़्यादा आ रही है, तो उसमें हम ड्रोन से क्यों स्प्रे कराएं? नहीं, आपका कोई एक्चुअली जब हम लोग को किसी चीज़ का महत्व तब पता चलता है जब वो चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो ऐसा नहीं था कि पहले इंसेक्ट या डिसीज़ का डैमेज नहीं होता था, होता था, और उससे क्रॉप लॉसेस भी काफ़ी होते हैं। तो लेकिन जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप उस चीज़ पे कुछ भी उस काम को करने के लिए हेल्पलेस हैं। लेकिन आप जानते हुए भी कि इसमें क्रॉप डैमेज होता है, इसमें डिसीज आती है, लेकिन मैं स्प्रे नहीं कर पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका एक वो इकोनॉमिक लॉस भी है। तो ड्रोन के छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप एक बड़ा लॉस बचा सकते हैं। तो वो आज के किसान को उस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा। एंड बहुत सारे किसानों ने इसका ऑलरेडी विटनेस किया है। जब मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था तो बहुत सारे फार्मर्स का हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था, फीडबैक लिया था कि आपको क्यों ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो आई थिंक उनका सबसे बड़ा आंसर ये था कि नॉर्मल हाइट क्रॉप पे तो हम आसानी से स्प्रे कर पाते हैं, लेकिन टॉल हाइट क्रॉप जो है उस पर हम स्प्रे नहीं कर पाते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि इसका स्प्रे करेंगे तो फ़ायदा होगा। और एक और क्रॉप जो मेरे दिमाग में आ रही है, राइस। मतलब कि जैसे मैं पठानकोट से हूँ, पंजाब में काफ़ी राइस फार्म्स हैं, और उसमें देखते हैं फार्मर फील्ड के अंदर जाते हैं और बहुत मतलब दर्द से सुनने को भी मिलता है, और हर साल सुनने को मिलता है, काफ़ी स्नेक बाइटिंग होती है, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी होती है, काफ़ी लोग इफेक्ट भी होते हैं। तो उस क्रॉप में भी ड्रोन कैसे प्ले कर सकता है? ये तो आपने हाइट वाली क्रॉप बोल ली, तो मैं एक लोअर लेवल वाली। नो, यू आर राइट, 100% एग्री विद यू। जो हमारा भी एक्सपीरियंस है आज की डेट में, जो हाईएस्ट रेस्पॉन्स ड्रोन टेक्नोलॉजी को मिल रहा है वो पैडी फार्मर से मिल रहा है। अच्छा। कारण उसका ये है कि पैडी एक वाटर लविंग क्रॉप है, एंड आप कभी भी देखेंगे पैडी में पानी स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहता है। तो फार्मर
जो ओल्ड फार्मर्स थे उनका वो हैबिचुएटेड थे कंडीशन से, वो परफॉर्म करते थे टास्क को। अब आज की जो जनरेशन है, यंग फार्मर्स जो आ रहे हैं, एक्चुअली दे डोंट वांट टू एंटर इन द पैडी फील्ड्स, एंड दैट इज द रीजन दे जस्ट आर वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी टू कम। सो उस वजह से हमने देखा है एक ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स है फार्मिंग कम्युनिटी का पैडी में, एंड बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो कर पाता है ड्रोन। एंड पैडी एक ऐसी क्रॉप है जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स का भी एंड न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर्स का भी। तो जैसे आपने बताया कि स्नेक बाइट, और नॉट ओनली स्नेक बाइट से उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, बट इवन जब आप पैडी फील्ड में मूव करते हैं स्प्रेइंग के लिए तो काफ़ी क्रॉप डैमेज भी होता है। हाँ, तो उस क्रॉप डैमेज से भी हम बचने के बच लिए सकते हैं। मतलब मैं समझ गया, जब फार्मर फिजिकली जब अंदर जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, तो वो काफी पैडी क्रॉप को डैमेज भी कर रहा है। तो जब वो स्प्रे से ही ऊपर होगा तो वो क्रॉप वैसे का वैसे ही रहेगा, डैमेज नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो उसमें हमें क्रॉप लॉसेस भी बचेंगे। क्रॉप लॉसेस भी बचेंगे। और एक और मेरे मन में चीज आ रही है जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि ड्रोन ऑब्वियसली चाहे वो शुगर केन हो, पैडी हो, लो हो, हाई हो, ऊपर से स्प्रे करेगा। हमें भी जैसे एग्रीकल्चर में थे, स्टोमेटा यूजली नीचे होता है लीफ के, एग्जैक्टली, वो ऊपर से स्प्रे करेगा। और वैसे फार्मर की प्रैक्टिस भी है, जब आप किसी को फोलियर एप्लीकेशन देने को बोलते हो तो फार्मर यूजुअली हम बोलते हैं कि साइड से दो, ताकि लीफ के ऊपर और नीचे दोनों साइड से स्टोमेटा में जाए, उसकी उधर ज़्यादा एसिमुलेशन हो। तो जब वो ऊपर से ही स्प्रे कर देगा और स्टोमेटा नीचे है तो वो कैसे पॉसिबल है? मतलब ये एक लेमैन क्वेश्चन है जो मेरे आई थिंक बहुत दिमाग में आया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमारे सामने आया है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेइंग है वो जो केमिकल्स है वो स्टोमेटा के पास नहीं जाता है। क्या होता है साधारण तौर पर जब ड्रोन एक मैं पॉज लूंगा, आप अपने दर्शकों को ये भी बताओ कि स्टोमेटा क्या रोल होता है, मतलब बिल्कुल एक लाइन में बेसिक, तो ड्रोन का कैसे होता है? सो स्टोमेटा बेसिकली एक पत्तियों के अंदर छिद्र होते हैं जिसके द्वारा कोई भी केमिकल है, चाहे पेस्टिसाइड है या न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर है, न्यूट्रिएंट है, वो छिद्र के द्वारा पौधे के अंदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम तक जाते हैं, जहाँ उसका जो भी किचन है, बेसिकली हम उसको किचन बोलते हैं, जहाँ उसकी कुकिंग होती है एंड उस न्यूट्रिएंट से उसको एनर्जी मिलती है। सो वो स्टोमेटा का जैसे आपने बताया लोअर लिप पे होते हैं। जब ड्रोन फ्लाई करता है तो ड्रोन फ्लाई करता है कि एक वाइब्रेशन, काफ़ी प्रेशर रहता है, एयर प्रेशर, उसकी वजह से लीफ का अनफोल्डिंग होता है। तो जब लीफ अनफोल्डिंग होती है तो ऑटोमेटिक नीचे के जो स्टोमेटा है वो ऊपर की तरफ दिखने लगते हैं। अच्छा। और स्प्रे होता है। तो हमारा कोई बड़ा चेंज नहीं है, चाहे आप ट्रेडिशनल स्प्रे करो, ड्रोन से स्प्रे करो, दोनों का जो मैकेनिज्म है न्यूट्रिएंट अपटेक की वो सेम है। ठीक है। अभी जैसे ये तो हमने स्प्रेइंग के लिए बात की, जो बहुत यूज़फुल है और होगा भी फार्मर्स के लिए, जैसे ट्रायल्स भी चल रहे हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और हमें समझ भी आ रहा है आपकी जैसे आपने टॉक दिया। अब जैसे ये जो आपने स्प्रेइंग की बात करी, अब आपने कहा मॉनिटरिंग ड्रोन्स भी होते हैं एग्रीकल्चर में, वो क्या उसमें क्या फ़र्क होता है और उसकी एप्लीकेशन क्या है और फ्यूचर एप्लीकेशन उसकी क्या हो सकती है? देखिए, जो एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन है और क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन है, उनमें दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। जो स्प्रेइंग ड्रोन है थोड़ा हैवी साइज़ के होते हैं, 25 से 30 किलो उनका वजन होता है पेलोड के साथ, एंड उनमें नोजल्स होते हैं क्योंकि यहाँ स्प्रेइंग करनी है। जो हमारे क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन है, तो क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है कि कोई डिसीज़ का अटैक है या इंसेक्ट अटैक है या कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो डिटेक्ट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन है उनमें कैमराज लगे रहते हैं, जैसे हाई मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा कह दो या हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा कह दो। तो वो उसमें सेंसर्स होते हैं जो उसकी इमेज निकालते हैं। तो एक तो लाइट वेट होता है, 2 से 3 किलो का वो ड्रोन होता है जो क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन है, और उसको काफ़ी ऊंची हाइट से उड़ना पड़ता है। अगर साधारण तौर पे आप देखोगे जो स्प्रेइंग ड्रोन है वो 4 से 5 फीट की हाइट पे उड़ता है कैनोपी के ऊपर, बट ये आपका कम से कम 100 मीटर की हाइट से उड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो पूरा एक एकड़ का ब्रॉड पिक्चर ले पाए, तो इस वजह से वो कैमरा बेस्ड और सेंसर बेस्ड ड्रोन है, एंड दैट वो जो क्रॉप की इमेजेस निकालता है, और एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन जो स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर प्रेजेंटली हम बात करें, यार 2024 है, अभी अगर ड्रोन का सेगमेंट देखें तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी हम स्प्रेइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर में और मॉनिटरिंग के लिए कम होगा, राइट?
नो, अभी जो करंट ट्रेंड की बात करें, क्योंकि स्प्रेइंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन फार्मिंग कम्युनिटी, बिकॉज हर फसल में स्प्रेइंग होता ही होता है। लेकिन आज भी फार्मर का जो क्रॉप मॉनिटरिंग का जो पार्ट है, क्योंकि वो लेवल पर नहीं गई है फार्मिंग की क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हों। सो फर्स्ट अभी एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन्स में स्टिल इनिशियल स्टेज में कह सकता हूँ, R&D स्टेज या पायलट स्टेज, क्योंकि उस टाइप की टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस होनी बाकी है। और दूसरा मैं ये भी समझता हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये तो एक रिप्लेसेबल एक्टिविटी है, क्योंकि आपने स्प्रे ऑलरेडी कोई कर रहा था, उसको बोला आपने मैन्युअली नहीं करना, ड्रोन से करो। इसमें उसको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इंडिया की लैंड होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है, फार्मर भी इतने रिच नहीं है अगर आप एवरेज फार्मर की बात करो। तो उस हिसाब से मॉनिटरिंग के लिए अभी वो स्टेज आई नहीं होगी, राइट? जब तक कॉस्ट और इसका मतलब आई मीन टू मतलब मुझे जानना चाहता हूँ कि इसकी मतलब फार्मर अफोर्डेबिलिटी अभी पायलट स्केल में, जैसे आपने बोला ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पर वो अपने इंडियन फार्मर के लिए अफोर्डेबल हो पाएंगे? सी अगर इस टाइप की ड्रोन टेक्नोलॉजी की आज की डेट में बात करें, सो फॉर ए इंडिविजुअल फार्मर टू परचेज एंड यूज स्टिल इट इज़ नॉट अफोर्डेबल। ठीक है। क्योंकि हमारा एवरेज इंडियन फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं। तो बेस्ट मॉडल इज जो रेंटल सर्विस मॉडल है। कहीं ना कहीं इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट को एंटर होना पड़ेगा, जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड है, उसने भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट किया है दक्षा अनमैन्ड सिस्टम में, वो जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चेन्नई बेस्ड। एंड सिमिलरली अदर कॉरपोरेट हैं जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लेकिन ड्रोन सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जैसे इफ्को। सो रेंटल मॉडल होने से कोई भी फार्मर इस सर्विस का लाभ उठा सकता है। वो ड्रोन सर्विस बुक कर सकता है, उसके खेत में अपने भी स्प्रे कर सकता है। या क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन की बात करें तो सिमिलर मॉडल उसमें भी कॉर्पोरेट को इनिशिएट करना पड़ेगा। अब कॉस्टिंग में हम थोड़ी देर बाद आते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अभी ड्रोन अगर बात करें तो हम कार रेंट पे ले सकते हैं पर कार खरीद नहीं सकते एग्जैक्टली। तो वैसा ही फार्मर का अभी हाल है कि मतलब इंडियन फार्मर ड्रोन रेंट पे ले सकता है, उसको अफोर्डेबल हो सकता है। उसकी कॉस्टिंग हम जैसे जैसे पॉडकास्ट बढ़ेगा उसका पूरा हम डिस्कस करेंगे, बट वो खरीद नहीं सकता। उसके पास मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर, ऑफ कोर्स कुछ फार्मर्स होंगे जो खरीद सकते हैं, बट अगर आप इन जनरल बात करें तो वो अभी खरीदना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। एग्जैक्टली, बिकॉज इसमें दूसरे और भी चैलेंज है। जैसे वन फैक्टर इज अफोर्डेबिलिटी टू परचेज, सेकेंड इज ऑपरेशनल चैलेंजेस, बिकॉज उस ड्रोन चलाने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, पायलट आपको बनना पड़ेगा, यू नीड टू हायर ए पायलट आइदर। सो पायलट डेवलप करने के लिए भी एक गाइडलाइंस है, एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस चाहिए आपको, फ्लाइंग एक्सपीरियंस चाहिए, एंड देन यू आल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ द जनरल रिपेयर एंड सर्विस मेंटेनेंस ऑफ द ड्रोन्स। सो वो सब चीज़ें भी एसोसिएटेड है। तो वो कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज में मुझे लगता है कि फार्मिंग कम्युनिटी को instead of buying the drone they should opt the services which is available by the service providers. राइट। अभी जैसे आपने इन जनरल आपने बताया, अभी हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पायलट, आपने पायलट का यूज़ किया। हमारे मन में पायलट आता है जो पायलट एयरक्राफ्ट चलाते हैं, वो पायलट है। तो ड्रोन में पायलट कौन होता है, क्या होता है? एज पर द DGCA गाइडलाइन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी भी उसी के अंडर में उसकी गाइडलाइन के द्वारा ऑपरेट होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में एक बॉडी है जिसको हम DGCA बोलते हैं। DGCA के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार उन्होंने बहुत सारे RPTO सेंटर खोले हुए हैं। RPTO मतलब रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें पायलट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं उनको। सो उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अधिकार होता है कि दे हैव ए स्पेसिफाइड कुरिकुलम, कि अगर कोई कैंडिडेट पायलट बनना चाहता है इन इंडिया, सो आज की डेट में उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड, उसका एज लिमिट मिनिमम 21 होना चाहिए, एंड 18 to 21 का एज लिमिट होना चाहिए। देन एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया पहले रखा था, अभी उसको थोड़ा निकाल दिया है, वो पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट था, क्योंकि इंडियन सिस्टम में पासपोर्ट एक्चुअली पर्टिकुलर रूरल बैकग्राउंड के बंदे के पास नहीं होता है। और इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो हमने भी आके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही
पासपोर्ट बनाया है। मेरा भी पासपोर्ट जब मैं जॉब पे लगा तभी बना पासपोर्ट। सो कहीं ना कहीं वो एक उन्होंने इस को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है इस रूल को। एंड आज कोई भी एक नॉर्मल गांव का किसान का बेटा भी पायलट बन सकता है। और 10 डेज का कोर्स है, एक स्पेस कुछ लमसम फीस है, एंड आरपीटीओ सेंटर में उसके किसी भी आरपीटीओ सेंटर में जाके वो अप्लाई करे, एंड 10 डेज के बाद ही विल गेट ए लाइसेंस टू फ्लाई ए ड्रोन। सबसे पहले ये जो डीजीसीए के आरपीटीओ सेंटर हैं, ये सेम ही सेंटर है जहाँ पे कमर्शियल पायलट्स, जहाँ जो एयरक्राफ्ट वाले पायलट्स ट्रेन होते हैं, जहाँ ये स्पेसिफिक फॉर एग्रीकल्चर रहते हैं? सो दोनों तरह के सेंटर्स अवेलेबल हैं, बट आज की डेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि एग्री ड्रोन इज टोटली डिफरेंट देन अदर कैटेगरी ड्रोन, तो इसलिए एग्री स्पेसिफिक अगर आरपीटीओ है तो उसका जो ट्रेनिंग होता है वो थोड़ा क्रॉप फोकस करके रहता है कि एग्रीकल्चर में दीज आर द क्रॉप्स, इस तरह से स्प्रिंग होता है। इवन उनको थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज भी वहाँ उनको बताया जाता है, कंफर्टेबिलिटी किस तरह से सॉल्यूशन बनाना है, किस तरह से स्प्रिंग होना है, क्या स्प्रिंग का एसओपीज क्या होना चाहिए। इसलिए एग्री स्पेसिफिक आरपीटीओज जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और ये एग्रीकल्चर बेस्ड आरपीटीओ भी अब 2021 से जब से गाइडलाइंस आई हैं, अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए होंगे पैन इंडिया। सो एज पर रूल कोई भी इंडियन जो सिटीजन है वो आरपीटीओ ओपन कर सकता है, प्रोवाइडेड जो डीजीसीए की जो गाइडलाइंस हैं कि यू शुड हैव ए इंस्ट्रक्टर्स, यू शुड हैव ए प्रॉपर प्लेस टू कंडक्ट, यू शुड हैव सम फैसिलिटीज़, एंड आपके पास वो बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर का डिग्री होना चाहिए। सो दोज क्राइटेरिया ऑफ समवन फुलफिल, एनीबडी कैन रन ए आरपीटीओ, ओके, बट इट हैज़ टू बी डीजीसीए सर्टिफाइड। तो इसका मतलब जैसे हमारा एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर की एक अलग मिनिस्ट्री है, अभी भी जो ड्रोन एग्रीकल्चर में यूज होगा वो डीजीसीए वो अपनी सेम मिनिस्ट्री के अंडर ही आएगा। Exactly. तो उसका जो गाइडलाइंस है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, चीज़ें हैं, वो सारी की सारी वो रहेंगी। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी मुझे बताई, अभी जो क्वालिफिकेशन है पायलट बनने की वो केवल 10th पास है। यस। तो ये आप एक अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि कोई 10th जिसने ग्रेजुएट कर 10th पास कर ली है, आई मीन टू से, वो पायलट बन सकता है? तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से इंडिया में एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप का आप हिस्सा बनना चाहते हो तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 10th पास हमारे पास बहुत ज़्यादा परसेंटेज में यूथ हैं, एंड जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली, एंड वो ड्रोन को अपना कैरियर बनाने में प्लान कर सकते हैं। और एक ये भी मुझे अच्छा लगा कि ये जो पासपोर्ट का इन्होंने क्लॉज हटा दिया, क्योंकि पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं होता। जैसे आपने भी बताया कि हर मतलब आज की जनरेशन अलग लेवल पे है, बट पुराने जनरेशन में बात करें तो बहुत कम घरों में है कि पासपोर्ट होते हैं। Exactly. तो उससे भी हमें एक इजी रिक्रूटमेंट में भी फ़ायदा मिलेगा और जिन्होंने पायलट बनना है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तीसरा मैं ये भी सोच रहा हूँ, जैसे आप आरटीपीओ की बात कर रहे हो, अगर आरटीपीओ किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो वो आरटीपीओ भी स्टार्ट कर सकता है, राइट? या आरपीटीओ आल्सो एक वन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी व्हाट आई सी। जो आप आपके पास अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास इंस्ट्रक्टर्स हैं, एंड देन यू हैव ए बेसिक रिक्वायरमेंट, देन यू कैन अप्लाई फॉर ए टू डीजीसीए दैट आई एम हैविंग अ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई वांट टू इस्टेब्लिश आरपीटीओ सेंटर फॉर द पायलट ट्रेनिंग। क्योंकि जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी ड्रोन की, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही फ़ायदा होगा, बट इसका अगर बैक एंड देखें, कितने आरटीपीओज खुलेंगे इंडिया में जो एग्रीकल्चर बेस्ड होंगे नॉर्थ से साउथ तक, बिकॉज इंडिया एग्रीकल्चर ड्रिवन है। और दूसरा, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एग्जैक्टली पायलट बनेंगे। और इस तरह से मतलब मुझे लग रहा है कि ये ड्रोन इंडस्ट्री ना केवल एग्रीकल्चर में ही, बट अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें तो उसमें भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करेगी विद कोर्स ऑफ टाइम। सुपल, जस्ट मैं आपको बता दूं, जो मेरा एक इंट्यूशन है कि आने वाले टाइम में मेजॉरिटी ऑफ जो वर्क हैं, कहीं ना कहीं ड्रोन हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होने वाला है। चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग में पेंटिंग करने के लिए काम इस्तेमाल हो, चाहे हाई राइज बिल्डिंग में फायर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो, इवन पॉन्ड्स में आपको कुछ मॉस्किटो कंट्रोल करना हो, तो बहुत सारे नए नए एप्लीकेशन, इवन आई हैव सीन मैनी प्लेसेस इन रेस्टोरेंट्स
the food delivery started by restaurant people by drone. So I think there is a huge scope for a drone technology to become a part of our day-to-day life. राइट तो मतलब इसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, चांसेस बढ़ रहे हैं, मतलब और दूसरा मुझे ये लग रहा है इस चीज़ में कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसमें बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे हमें दिख रहा है अभी ड्रोन बढ़ Of रहा है, course. तो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पहले अच्छा आरटीपीओस खोलेंगे, अपना ब्रांड निकालेंगे, या कितने पायलट्स हैं जो अच्छा काम करेंगे, जो आगे आज एक पायलट अगर अच्छा काम कर रहा है वो 10 लोगों को ट्रेनिंग करेगा, वो अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है, वो अपना यूट्यूब चैनल खोल सकता है, वो अवेयरनेस कर सकता है। तो इस तरह से अभी ये इंडस्ट्री बहुत ही स्टार्ट और नीश में है, इसको आगे बहुत बढ़ना है, तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और हम भी अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि आप एक दो नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर आप प्लान बनाओ, अगर आपने इस इंडस्ट्री में आना है तो आप लेट मत हो, आपको जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है आप उसमें करो, क्योंकि हर फर्स्ट मूव एडवांटेज हर इंडस्ट्री में मिलता है और वो हमें लेना चाहिए। राइट। जितेंद्र जी, अभी हमने बात की थी कि ड्रोन अफोर्डेबल है कि नहीं है, बट एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है ड्रोन की अगर एक किसान को लेना हो? सो आज की डेट में जो ड्रोन का कॉस्टिंग आ रहा है मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर रेंज है, बट अगर किसी को ख़रीदना है तो ड्रोन 5 लाख से लेकर 7 लाख तक ड्रोन की कॉस्टिंग है। उसके साथ क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन है तो एक बैटरी सेट कम्प्लीमेंट्री मिलता है ड्रोन के साथ, लेकिन अगर किसी किसान को एक दिन में 20 एकड़ करना है, क्योंकि एक दिन में एक ड्रोन 20 एकड़ कर सकता है, तो 20 एकड़ करने के लिए स्प्रे कर सकता है। यस, तो उसको बैटरी बैकअप चाहिए, क्योंकि एवरी 2 एकड़ के बाद या 3 एकड़ के बाद बैटरी चेंज करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब हर 2-3 एकड़ की स्प्रेइंग के बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है। तो मतलब अभी जो मैक्सिमम कैपेसिटी आ रही है एक ड्रोन की आज एज ऑन टुडे बात करें, वो मतलब ऑन एन एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 एकड़ का मैक्सिमम 3 एकड़ का बैटरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द ओईएम ड्रोन ओईएम के पास। तो उस केस में क्या होता है कि एक बैटरी सेट की कीमत लगभग 50 से 55 हज़ार है। तो ड्रोन के साथ साथ आपको बैटरी पे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो अलग से आपको 5 से 6 सेट बैटरी खरीदनी पड़ेंगी जो 2.5 से 3 लाख रुपए की पड़ेंगी। अच्छा। तो टोटल आपकी कॉस्टिंग अराउंड 10 लाख तक पहुंच जाती है। अच्छा। ड्रोन प्लस बैटरी। हालांकि बैटरी अगर आप 7 सेट ऑफ बैटरीज अपने पास रखते हो एंड ईच बैटरी सेट जो लाइफ है कवर कर सकता है वो 600 एकड़ तक 700 एकड़ तक कर सकता है। तो अगर 7 सेट बैटरी इंटू 600 मतलब आपका 4200 एकर्स वो कवर कर सकता है अपने टोटल लाइफ में। सो नॉर्मली अगर एक ड्रोन की बात करें, एक साल में एक ड्रोन एवरेज 2500 से 3000 एकड़ कवर करेगा, तो आपकी फिर भी कुछ बैटरी की लाइफ नेक्स्ट ईयर के लिए बची रहेगी। सो आपको फर्स्ट ईयर में बैटरी खरीदनी पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर में हो सकता है आपको इतनी बैटरी ना खरीदनी पड़े। पर ऐसा भी है कि जैसे किसान को भी जैसे सपोज खरीद भी लिया, ये तो आप टोटल उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हो, किसान के पास इतना इंडिया में लैंड भी होना चाहिए। हाँ, सो इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि एक फार्मर को अगर खरीदना है तो वही फार्मर खरीदे जिसके पास बड़ा एकरेजेस हो। एक नॉर्मल फार्मर 2 एकड़ 4 एकड़ फार्मर के लिए आज की डेट में ड्रोन खरीदना इज नॉट अफोर्डेबल, नॉट ए राइट डिसीजन। बट अभी जैसे आप फील्ड लेवल में हो, कुछ फार्मर इकट्ठे मिलके भी ड्रोन ले रहे हैं, जैसे 8-10 फार्मर जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, इनका एरिया अच्छा है तो यस, आई थिंक दिस इज आल्सो हैपनिंग। बहुत सारे जो हम लोग बोलते हैं ना एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स एक साथ होते हैं, तो अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो इस तरह का डिसीजन लेते हैं कि हम उनको ट्रैक्टर भी खरीदना, तो एक ट्रैक्टर खरीद लिया, सभी के ऑपरेशन चल रहे हैं। सो ड्रोन भी इस तरह से इट्स ए पार्ट ऑफ मैकेनाइजेशन ओनली, सो दे आल्सो डू लाइक दिस ओनली, सो इट इज़ पॉसिबल। और जिस जैसे आपने कहा बैटरीज, अब बैटरीज की कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रोन में, मतलब ये भी एक बहुत नेक्स्ट सेक्टर है, मतलब एक अलग सेक्टर है जिस पे लोग काम कर सकते हैं। जैसे ईवी बैटरीज पे हो रहा है, ईवी कार्स में हो रहा है कि हम कैसे कॉस्ट ऑफ बैटरी को कम कर सके, कार की रनिंग ज़्यादा कर सके। तो इस तरह से ड्रोन में भी मतलब इसका एक पोटेंशियल मुझे दिख रहा है कि हम इस पे काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ड्रोन्स में बैटरी का इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो बैटरीज है लिथियम आयन बैटरीज है, एंड
हम आज भी कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज पे, चाइना पे डिपेंडेंट हैं फॉर दिस बैटरी सेल्स। उस वजह से अभी ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे ईवी का भी आप देखोगे इंडिया में ईवी सेगमेंट काफ़ी ग्रोथ किया है लास्ट फ्यू ईयर्स में। तो ड्रोन में भी हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये बैटरी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उसकी लाइफ साइकिल बढ़ेगी, उसकी पर एकड़ क्षमता बढ़ेगी, एंड इवन कॉस्ट ऑफ द बैटरी जो प्रोक्योरमेंट है वो सिग्निफिकेंटली कम होगी। तो ये सब होने के बाद हम उम्मीद कर Affordability सकते हैं ज़्यादा हो कि जाएगी। फार्मर, जो हमारे मार्जिनल फार्मर भी शायद ड्रोन और बैटरी अफोर्ड कर पाए। और ऑब्वियसली बैटरी की जैसे कॉस्टिंग कम होगी, ड्रोन पे भी उतना ही काम होता जा रहा होगा कि कैसे इसको और सस्ता कर सकते हैं, कैसे इसके ऑपरेशनल कॉस्ट से सस्ता कर सकते हैं। सर्टनली, क्योंकि आज की डेट में अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे, सो जब से ये गवर्नमेंट का एक सपोर्ट है, एक पुश भी है इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया में फॉर्म हुए हैं एंड दे एंटर्ड इनटू ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। अगर आज की डेट में एक लमसम में बात करूं तो 80 से 90 स्टार्टअप हैं जो रजिस्टर्ड हैं, अच्छा, जो सिर्फ ड्रोन बनाते हैं, और कुछ स्टार्टअप हैं जो ड्रोन की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का कहाँ पे होती है, किससे होती है? So again, I'm coming back. It's the same. DGCA is a guideline. DGCA is authority for entire drone industry. चाहे वो ड्रोन का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे पायलट का सर्टिफिकेशन हो, या RPTO एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस हो. So entire these drone industry related aspects are governed by DGCA. ठीक है, अभी हम स्टार्टअप पे दोबारा आएंगे, इंडस्ट्री आउटलुक पे। पर जैसे हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें, तो आपने कॉस्टिंग बता दी जो फार्मर को ड्रोन खरीदना है। अब जो फार्मर ड्रोन की सर्विसेज ले रहा है उसको क्या कॉस्टिंग गिरती है कंपेयर टू उसकी कन्वेंशनल कॉस्टिंग की, एवरेज बात करें? So I think this is one of the important question you ask, क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मेरा जो करंट खर्चा है, अभी का खर्चा है, और मैं ड्रोन अडॉप्ट करूंगा तो उसका खर्चे में क्या मेरे को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो सुपल, जो अगर मैं आपको बात बताऊं कि साधारण तौर पे आज की डेट में स्टेट टू स्टेट जो स्प्रेइंग कॉस्ट वेरी करती है, क्योंकि कहीं लेबर अवेलेबिलिटी अच्छी है, कहीं लेबर अवेलेबिलिटी कम है, कहीं कहीं लेबर का प्राइसिंग ज़्यादा है, कहीं कम है। अगर सिटी के नज़दीक का बात करेंगे तो वहाँ प्राइसिंग ज़्यादा होती है, रिमोट एरिया में थोड़ा प्राइसिंग कम होती है। तो इन जनरल अगर फार्मर का करंट स्प्रेइंग कॉस्ट जो है वो 250 से 350 रुपये का रेंज में जाता है। कुछ कुछ एरिया हैं जहाँ 400 550 तक भी चला जाता है, बट एवरेज 300 से 400 आप मान के चल सकते हैं, ये रेंज है। और इसी वजह से ड्रोन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन अभी थोड़ा, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि इसका जो ब्रेक इवन है आज की डेट में, दैट इटसेल्फ इज अराउंड 400। अच्छा, सो कहीं ना कहीं या तो सर्विस प्रोवाइडर इसको एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी लेके इसको प्रमोट कर रहे हैं, या फिर वो अपना जो मॉडल है सर्विस प्रोवाइडर का उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो आइदर यू फोकस ऑन फ्यूचर, इन्वेस्ट टुडे, और कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी एंड डिलीवर द सर्विसेज। सो जस्ट मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे बड़े कारपोरेट जो एग्री इनपुट में हैं, जैसे एग्जांपल जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है, वो इसको एज ए फ्यूचर लेके चल रही है इस टेक्नोलॉजी को। उसको पता है कि आने वाले टाइम में हर गांव में ड्रोन से ही स्प्रेइंग होने वाली है, या ड्रोन का इस्तेमाल मल्टीपल पर्पज़ के लिए होने वाला है। तो आज इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं जब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी मॉडल की, या नंबर ऑफ, अभी फ्लीट की बात करें तो अभी क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रोन है, तो आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खर्चा ज़्यादा आता है। जब हर गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे आपका फ्लीट होगा, और कहीं ना कहीं ये एक ओला उबर जैसा मॉडल बनेगा, तो शायद पर एकड़ कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। तो हो सकता है कि फार्मर को स्प्रेइंग चार्ज 300 350 में मिले। बट अभी जैसे आपने बताया कि ड्रोन की जो स्प्रेइंग है वो कन्वेंशनल स्प्रेइंग से ज़्यादा है एट प्रेजेंट। आपका
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा है जब फार्मर को हम पिच इन करते हैं ड्रोन के लिए कि ड्रोन यूज़ करो, और पहली चीज़ तो कॉस्ट हर एक एरियाज में वो एप्लीकेबल है। मतलब सबसे पहले तो मेरा अगर स्प्रेइंग हो रही है कन्वेंशनल तरीके से और मुझे ड्रोन बोला जा रहा है कि यूज़ करो और इसकी कॉस्टिंग हाई है, तो फार्मर का कैसा रिएक्शन होता है? So, see, farmer, there are different type of farmers in India. Innovative farmers भी हैं and जिनकी अवेयरनेस लेवल अच्छी है, जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उस तरह के फार्मर का रिएक्शन रहता है कि मुझे 100 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट प्रिसीजन स्प्रेइंग। आई एम मोर फोकस्ड ऑन माई टाइम, कि यहाँ मैं पूरे दिन फील्ड पे खड़े रहूँगा, उससे अच्छा मैं 1 घंटे में काम खत्म करूँगा ना। आई विल गो एंड अटेंड माई मैरिज फंक्शन ऑफ माई नाइबर और रिलेटिव। सो कहीं ना कहीं हर फार्मर का प्रायोरिटी अलग है। और प्रिसीजन फार्मिंग क्या है वो भी एक बार बताओ। तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या है कि एक्यूरेसी, किसी भी चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी ही उसमें उसको दी जाए। तो डिमांड एंड सप्लाई आर एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल मैचिंग पोजीशन पे है। तो वो है प्रिसीजन फार्मिंग। मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर स्प्रेइंग की बात करें, जितना स्प्रे फर्टिलाइजर यूज होना है उतना ही वो डालेंगे, उसमें वेस्ट नहीं होगा। नो वेस्टेज, फुल कवरेज, नो लॉस टू क्रॉप, एंड इट्स ए टाइमली स्प्रेइंग इन ए प्रॉपर मैनर। तो इसमें मतलब ये बेसिकली अभी मैं समझ पाऊंगा, ये बेसिकली एक पुश स्ट्रैटेजी होगी अभी एट प्रेजेंट। मतलब फार्मर को आप पुश करोगे कि अगर आप 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा डालोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, और कुछ फ़ायदे अभी होंगे, कुछ फ़ायदे लॉन्ग रन में होंगे। बट जैसे हम कभी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में जैसे कोई नया प्रोडक्ट डालते हैं, उसका हमेशा हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालते हैं कि जैसे से फॉर एग्जांपल हमने एक्स फर्टिलाइज़र फील्ड में यूज़ करना है तो उससे किसान को वाई प्रॉफिट होगा, साथ में उसकी यील्ड भी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, और फिर हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। इसका कुछ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री ने निकाला हुआ है कि किस वजह से निकलेगा? टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं आपको बताऊं, ड्रोन इज ए डिलीवरी मैकेनिज्म। ओके, कॉस्ट इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन कि कौन सा प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है। सो यहाँ हम सिर्फ एक चीज़ इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट का डिलीवरी है वो आपके ट्रेडिशनल स्प्रेइंग मेथड से अच्छा हो, और केमिकल का वेस्टेज कम हो। सो जो साइंटिफिक रिसर्च बोलती है, यूनिवर्सिटीज़ का डेटा बोलता है कि 20 से 25% को सेविंग होती है केमिकल वेस्टेज की ड्रोन के द्वारा। तो वो एक सेविंग है। बाकी यील्ड इम्प्रूवमेंट अगर बोलेंगे तो ड्रोन की वजह से यील्ड इम्प्रूवमेंट नहीं होता। यील्ड इम्प्रूवमेंट होता है परफेक्ट स्प्रेइंग से, एक यूनिफॉर्म स्प्रेइंग से, एक फुल एग्जैक्ट डोज एप्लीकेशन, और जहां हर प्लांट पे यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो रहा है। समझ गया। मतलब अगर हम ड्रोन से स्प्रे कर रहे हैं तो आपका कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे वो शुगर केन क्रॉप है, तो जितने भी प्लांट्स हैं उसको एक्यूरेटली, हर प्लांट को उसको उतना फूड, उतना पेस्टिसाइड एक्यूरेटली मिलेगा। अंदाजे से नहीं मिलेगा, किसी को ज़्यादा हो गया, किसी को कम हो गया। तो उसका लॉन्ग रन में अगर आप देखो तो उसमें यील्ड में आपको फायदा मिलेगा। राइट। दूसरा, जितेंद्र जी ये बताइए कि जैसे फर्टिलाइज़र में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट गवर्नमेंट ने लगाया है, जिससे फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से रेगुलेट हो पाता है। मतलब कोई भी ख़राब फर्टिलाइज़र इंडिया में दे नहीं सकता, कर नहीं सकता, और इसलिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा FCO निकाला है, चीज़ें निकालनी है, और सबसे एवरीथिंग इज़ इन ट्यून। पर अगर आप ड्रोन की बात करें प्रोडक्शन वाइज और सर्विस वाइज, अगर एक कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है और एक कंपनी है जो आप कह रहे हो जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनके लिए क्या क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरह के रेगुलेशंस हैं अभी? सो एज ऑन डेट अगर बात करेंगे तो 2 मेजर रेगुलेशन है। एक कह सकते हैं कि जो अपना ड्रोन का जो भी मैन्युफैक्चरर है, अगर वो कोई भी मॉडल आज की डेट में डिज़ाइन करता है या डेवलप करता है तो उसको टाइप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा DGCA के पास। उसका एक स्ट्रिंजेंट सिस्टम है, काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, एंड इट्स इज़ लाइक ए कि आपको ड्रोन उस मॉडल को मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करने के लिए वो लाइसेंस है। तो ऑलमोस्ट टू माय नॉलेज, इफ़ आई एम करेक्ट, 200-300 पैरामीटर्स होते हैं एक ड्रोन के लिए जिनको सबमिट करना पड़ता है विद प्रॉपर क्वालिटी एनालिसिस।
मतलब कि अगर मैं अपना एक ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उसके 200 से 300 पैरामीटर्स होंगे हर चीज को लेके, हाइट, विड्थ, लेंथ, उसके अंदर क्या डल एग्जैक्टली रहा उसमें है। उसका वेट है, उसका क्लासिफिकेशन होगा, उसका पेलोड कैपेसिटी कितना है, उसमें मोटर का कौन सा मॉडल है, प्रोपेलर कौन सा मॉडल है, उसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, उसकी डिज़ाइन क्या है, उसके अंदर जो आपने सॉफ्टवेयर डाला है रिमोट कंट्रोल वाला, वो एरो जीसीएस है या किसी दूसरी कंपनी का है, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। लेबल क्लेम होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके। एंड वंस इट इज डन, उसके बाद आपके अगर ड्रोन में कुछ कमी भी है तो यू कांट चेंज लाइक दैट। मतलब फिर मेरा से आपको सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं चल रहा तो मैं ये नहीं कि ये सॉफ्टवेयर से लेके दूसरा सॉफ्टवेयर नो, अंदर इंसर्ट कर लूँ। so that is the strict regulation because drone can have a massive side effect also. It can be misused also. मिस यूज का हम बाद में बात करेंगे, बट Yes. इसके लिए मतलब अगर सपोज मैंने आज R&D किया, आपने 80 स्टार्टअप्स किए, 80 स्टार्टअप्स में ये जो स्टार्टअप बोले 80 में से मैक्सिमम प्रोडक्शन साइड में है या सर्विस साइड में? No, आज की डेट में अगर देखेंगे जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं 80 स्टार्टअप्स, तो उनमें से 60-70% स्टार्टअप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके but only at very small level, ओके। not very in a concentrated geography, maybe at a village level, district level, or max to a state level. और जैसे सपोज एक 60 to 70% जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हर एक का प्रोडक्शन का ड्रोन जैसे आपने बताया वो हर एक डिफरेंट होगा Yes, because this is a product. प्रोडक्ट। So किसी भी सेक्टर की बात करें, चाहे फर्टिलाइजर हो या सीड हो, so your product should be unique, then only you will get the license. बट उस तरह से मुझे इंडस्ट्री मतलब कि एज अ एंटरप्रेन्योर बहुत रिस्की भी लग रही है। सपोज मैंने R&D की और मैंने अपने से अच्छी R&D की, मेरा ड्रोन एक्स जोन बना और जब वो अप्रूव हो गया मैं मार्केट में गया और एक मैंने जाते ही देखा मेरी टीम ने कि विद इन 1 मंथ एक वाई ड्रोन आया जिसकी स्पेसिफिकेशन, जिसकी सर्विस, जिसकी एक्यूरेसी, जिसकी एफिशिएंसी मुझसे ज़्यादा है। तो फिर मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए फिर से जैसे आपने कहा 200 से 300 पैरामीटर्स को फिर से मुझे रीसबमिट करना पड़ेगा जहां जहां पे चेंजेस होंगी। So that's why इट्स अ actually, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। that's why if you look at any new segment, if you are being created or develop हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको एक R&D पाइपलाइन बिछानी पड़ती है। आप एप्पल का एग्जाम्पल ले दिए, आईफोन, एवरी ईयर यू गेट ए डिफरेंट मॉडल, वाई? बिकॉज योर ओल्ड मॉडल इज स्टिल गुड एंड वर्किंग, बट एवरी ईयर दे अपडेट. So in drone technology also, the model which we are getting today, definitely after 1 year it will become obsolete. It will not have the same demand like your today, because in market is highly competitive today also, startups are working, and moreover it's a developing phase, and developing phase में your product life cycle is max 3 years. तो अगर सपोज मैं फार्मर हूँ और मैं मेरा एकरेज भी बहुत अच्छा है, मैंने एक कंपनी से ले लिया है और फिर मैं अब वेट करूंगा कि विद इन 2 years उसका जो नेक्स्ट आएगा फिर मैं फिर से लूंगा, तो मेरा खर्चा तो डबल हो जाएगा। So that is one challenge today. दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज So एक्चुअली। that's the reason. ये उसी तरह से है कि आज हमने एक गाड़ी ली है, क्योंकि जो मिडिल क्लास वाला होता है वो एक गाड़ी लेता है, वो 10 साल 15 साल की विजिबिलिटी में गाड़ी चलाता है, 5 साल से 10 साल एवरेज। अब उसी बंदे को बोलने कि आप एक गाड़ी ले लो, अब नेक्स्ट 2 साल के बाद एक नई गाड़ी आएगी वो भी आपको लेनी है। But वो this बहुत is, but मुश्किल what I होगा। feel is not a challenge. It's a continuous process. It happens in every field. Today, if you buy some vehicle, after 2 years you will get a 100% upgraded version only. So there is no right time for anything. ओके What I feel today, whatever available, you go for that. Utilize the opportunity, use the technology, and wait for best technology in future. और दूसरा इस इंडस्ट्री में सिर्फ जैसे सपोज कोई फ़ोन, जैसे आपने एग्जांपल लिया, वो फ़ोन का प्रोडक्शन कर रहा है, अंदर से जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा, धड़ाधड़ प्रोडक्शन कर रहा है। अब इस स्टेज में अगर आप ड्रोन्स बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना है, तो आपको अपना R&D सेटअप चाहिए ही चाहिए। डेफिनेटली चाहिए। तो वो भी एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। और जस्ट मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा नहीं है कि जो अभी करंट गाइडलाइंस हैं दे आर 100% परफेक्ट। ओके DGCA गाइडलाइंस मे बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, वो लिबरलाइज हो जाएगी, चीज़ें लिबरलाइज होंगी, उनको भी चीज़ें अपनी अपडेट करनी पड़ेंगी, रिवाइज करनी पड़ेंगी,
इट हैज़ टू बी मोर इंडस्ट्री फ्रेंडली, इंडस्ट्री फार्मर फ्रेंडली, फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली, क्योंकि स्टिल गवर्नमेंट आल्सो नॉट क्लियर अबाउट मेनी थिंग्स। राइट। जैसे अपना एफसीओ आया था 1985 में, राइट। तो स्टार्ट कुछ प्रोडक्ट से ही हुआ था, तो उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते गए वो इवॉल्व होता रहा, फिर जनरल गाइडलाइंस आई, जैसे वाटर सॉल्युबल की जनरल गाइडलाइंस आई, चीजें आई। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें भी जनरल गाइडलाइंस आती जाएंगी और ये इंडस्ट्री उसी तरह से ग्रो करती जाएगी। एग्जैक्टली। अभी हमने ड्रोन्स के फायदे की बात कर ली, अब चैलेंज, इसके जो चैलेंजेस हैं सप्लाई साइड और सर्विस साइड, वो क्या क्या रहे हैं? तो आज की डेट में जो ड्रोन इंडस्ट्री है टोटल इसे एट नेसेंट स्टेज। तो अगर सप्लाई साइड से मैं चैलेंज की बात करूं तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई है। जैसे मैंने पहले बोला कि अभी वो अपग्रेडेड वर्जन अवेलेबल नहीं है जो हमको होने चाहिए, जो दूसरे कंट्रीज में अवेलेबल है। और मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया के तहत ये इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड ड्रोन्स को भी बैन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे स्टार्टअप्स के पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसी में वो अपना अपग्रेडेशन कर रहे हैं। रेडीमेड ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है इंडिया में। दैट इज वन चैलेंज। नहीं, जब आपने बोला इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड ड्रोन्स ओनली, मतलब फुल ड्रोन जो बना बनाया ड्रोन हम नहीं ला सकते, नहीं ला सकते इंडिया में। ओनली रॉ मटेरियल्स आप ला सकते हैं, पार्ट्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज हैपनिंग। और बाद में इसको असेंबल कर सकते असेंबल कर रहे हैं। तो वहाँ की जो डिजाइन है, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में अभी इंपोर्ट उसका नहीं कर सकते एज पर द गवर्नमेंट रूल। तो मतलब क्या मतलब, ये जितना भी डिपेंडेंट है अपना बायर, मतलब कि मैन्युफैक्चरर, ये सारा फॉरेन इंडियन अभी जो है जो करंट ड्रोन हम लोग खरीद रहे हैं वो पूरा स्टार्टअप से ले रहे हैं। नो बिग कॉर्पोरेट, नो कंपनी की लास्ट 20-30 ईयर से सम ड्रोन कंपनीज देयर इन इंडिया हु इज वर्किंग एंड हु मैन्युफैक्चर। और ये जितनी भी स्टार्टअप है फिर वो पूरा का पूरा स्पेयर पार्ट लेती हैं, अपना R&D किया, उसको असेंबल किया और आगे सर्व कर दिया। करेक्ट। सो जितने भी पार्ट्स हैं 90% चाइना डिपेंडेंसी हमारी वहीं से आ रहे हैं, एंड असेंबली होती है या डिजाइन इनकी स्टार्टअप की खुद की होती है ना, वो तो उसका टाइप से होता है। दैट इज वन चैलेंज। सेकेंड चैलेंज इज द फ्रॉम द सप्लाई साइड इज RPTO इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पायलट बनने के लिए हमको RPTO चाहिए। RPTOs की अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड। सेकेंड जो हमारा सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप कोई कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो यू लुक एट द कि मेरे को अगर इसकी सर्विस मेंटेनेंस कराती है तो इजीली अवेलेबल है कि नहीं। राइट। जैसे हमारे मतलब जैसे मैं पठानकोट से हूँ, तो उधर हर एक का सर्विस सेंटर नहीं है। करेक्ट। तो हम काफी कई बारी जो पठानकोट में लोग डिसीजन लेते हैं वो इससे भी ले लेते हैं कि ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी अच्छी है, तो सेम है, बट इसका सर्विस सेंटर इधर ही है, तो हम ले लेते हैं। तो सेम, बट आज की डेट में ड्रोन इंडस्ट्री में ये एक गैप है मैं कहूँगा, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम टू इवॉल्व एंड सर्विस एंड रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आ जाएगा तो लोकली सर्विस हो पाएगी। अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई ड्रोन खरीदता है और उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज आते हैं, तो इट हैज टू उसको फिर से वहीं भेजना पड़ता है जहां उसका समझ अगर मतलब कि अगर नॉर्थ में कोई बैठा हुआ है तो उसको साउथ से कोई अच्छी कंपनी मिली है तो उसको पूरा का पूरा ड्रोन उसको वापस भेजना पड़ता है, और वो भी केयरफुली। उसमें सर्विस रिपेयर का जो टर्न अराउंड टाइम है इज वेरी हाई। तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई साइड से चैलेंज है। कमिंग टू डिमांड साइड से तो जो मेजर मुझे लगता है इट्स नॉट चैलेंज, इट्स फार्मर अवेयरनेस अबाउट द टेक्नोलॉजी। जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जब तक हम खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमको उसका रियली में बेनिफिट्स समझ में नहीं आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो फार्मर्स ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं दे आर कमिंग फॉरवर्ड, बट न्यू फार्मर ही इज फर्स्ट कंपेयरिंग विद द प्राइस। ऑब्वियसली वो पहला ही आता है कि करेक्ट प्राइस। सो ही बिकॉज ही इज नॉट अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जब एक बार इस्तेमाल कर लेता है तब वो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उसको समझ में आता है। तो एक डिमांड साइड से ये एक चैलेंज। तो इसका मतलब इस सेक्टर में भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास मसल पावर है, मनी पावर है, जो उस टेक्नोलॉजी को नीचे नीचे ग्राउंड रूट लेवल तक लेके जाएंगे। एग्जैक्टली। सो दैट्स द रीजन एक्चुअली इफ यू लुक एट करंट लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, तो इसमें OEM जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर है वो सर्विस प्रोवाइड दे रहे हैं,
सेकेंड लेवल पे कॉर्पोरेट, बिग कॉर्पोरेट कुछ एंटर किए हैं, जैसे कोरोमंडल है। सर्विस प्रोवाइडर कौन से अभी इंडिया में जो मैक्सिमम इसमें काम कर रहे हैं? सो मेजर अगर प्लेयर्स की बात करें, फर्टिलाइजर प्लेयर्स की बात करें जो बिग कॉर्पोरेट है, उसमें कोरोमंडल एंड इफको एज द मेजर। ओके। एंड OEM अपने हैं ही हैं। देन लोकल एंटरप्रेन्योर्स आल्सो एंटर्ड एंड सम फार्मर्स आल्सो दे आर डूइंग इन देयर विलेजेस। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो जो आज की डेट में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इफ इट इज नॉट अटैच्ड विद एनी बिग कॉर्पोरेट, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द ड्रोन सर्विसेज। ओके ओके। और अगर हम टॉप 5 ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स की आज इंडिया में बात करें तो उस लिस्ट में कौन कौन से नाम आते हैं? तो डेफिनेटली जिसके साथ हमारा एसोसिएशन है एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने जिसमें इन्वेस्ट किया, दक्षा इन्वेंट सिस्टम, बिकॉज आज की डेट में दक्षा के पास एक बड़ी टीम है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है एंड फुल फ्लेज RPTO सिस्टम अवेलेबल है उनके पास। MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी RPTO है एंड सर्विस वर्टिकल है। सो एक पूरी तरह से उन्होंने एक इंटीग्रेशन कर रखा है, जिस तरह की मैन्युफैक्चरिंग का करें, पायलट ट्रेनिंग भी दें एंड सर्विस सपोर्ट भी दें। सो ये एक दक्षा अनमेंट सिस्टम, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप, नाउ कोरोमंडल सब्सिडरी कहेंगे उसको, क्योंकि 58% स्टेक है, तो ये एक अच्छी OEM है। सेकेंड आयोटेक वर्ड है आपका, गरुड़ा स्पेस है, एरोस्पेस, एंड मारुत ड्रोन्स हैदराबाद बेस्ड वो भी हैं, एंड बेंगलोर बेस्ड एक जनरल एरोनॉटिक्स। सो दीज आर द की प्लेयर्स जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिव हैं। और इसका आउटलुक कैसे देख रहे हो, मतलब कि इसकी ग्रोथ का, फ्यूचर का, ड्रोन का? सो मतलब कितने रेट से आगे बढ़ रही है इंडस्ट्री, कैसे हो रहा है? सो करंट अगर देखेंगे, ड्रोन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग विद वेरी फास्ट रेट बिकॉज इट इज जस्ट बिगनिंग। सो अगर आज की डेट में कहेंगे तो 38% ग्रोथ CAGR से इसकी ग्रोथ हो रही है, एंड दैट इज समथिंग वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड इट विल ग्रो फर्दर, इट विल डेफिनेटली ग्रो फर्दर। एंड अगर एज पर डेटा मार्केट स्टडी, $122 मिलियन का मार्केट होने वाला है बाय 2030। सो दैट इज आल्सो कम वेरी बिग मार्केट साइज फॉर द ड्रोन इंडस्ट्री। सो ऑडियंस को हम बताते हैं कि इतना, मतलब इतनी बड़ी मार्केट अब ये ड्रोन की बढ़ने वाली है, तो आपको किसी भी तरह से इस पे एंट्री करनी है तो यू शुड डू इट नाउ, बिकॉज एज आई सेड बिफोर वी शुड हैव अ फर्स्ट मूव एडवांटेज, और हमें इस टेक्नोलॉजी में आना ही आना है, बिकॉज दिस विल बी अनदर बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर in 10 to 15 years. Exactly. So industry is growing and it's the right time to enter in this sector. अभी जितेंद्र, आपने बहुत अच्छे से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। अब हम सेशन के उस पार्ट में आते हैं। हमने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आपके आने से पहले इंस्टीट्यूट से, कॉरपोरेट से, फार्मर लेवल से कुछ सर्वे कराया, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकल के आए हैं। वो क्वेश्चंस हम आपसे 1 by 1 पूछेंगे। कुछ फनी क्वेश्चंस हैं, कुछ लेमन क्वेश्चंस हैं, कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर 10 लीटर का जो टैंक है पानी का, जिसमें हम एग्रीकल्चर में स्प्रे करते हैं, उसी जगह किसी ने उसमें बम डाल दिया तो उसका मिसयूज हो सकता है, तो उसको कैसे रोकेंगे? सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन किसी ने पूछा है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद इस क्वेश्चन के को पहले से जानती थी। तो एग्रीकल्चर ड्रोन में कुछ खासियत हैं जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर जब बनाता है उसको, तो उसमें उसकी प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है। उस कोड के अकॉर्डिंग ड्रोन 2 किलोमीटर के आगे फ्लाई नहीं कर सकता है। दैट इज वन कंडीशन। सेकेंड, उसकी जो मैक्सिमम फ्लाइट हाइट है, फ्लाइट की हाइट 50 मीटर के ऊपर नहीं जा सकती है। तो अगर कोई बम रखता भी है तो विद इन 2 किलोमीटर एरिया में ही वो बम उधर फट जाएगा। तो इसलिए उसका जो है मिसयूज कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। मतलब उनका पूरा उसका जो फ्लाइंग, कहाँ तक वो फ्लाई कर सकता है, और स्पीड भी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड तक में फिक्स की हुई है। मतलब जो एग्रीकल्चर ड्रोन है वो इसी हाइट, इसी एल्टीट्यूड और इसी स्पीड में कर सकता है, उसका कंट्रोल इसी में रहता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि हम ड्रोन को कहीं भी उड़ा सकते हैं। सपोज मैं पायलट बन गया तो मैं ड्रोन को कहीं भी उड़ा सकता हूँ? नहीं, ऐसे कहीं भी उड़ा सकते हो, उसके लिए भी रेगुलेटरी गाइडलाइन है। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये 2021 रूल निकाला था, उसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा सर्वे उन्होंने किया था एक,
इंडिया के 6.5 लाख विलेजेस हैं और पूरे विलेज की एक मैपिंग की थी। एंड मैपिंग के बाद उस एंटायर 6.5 लाख विलेजेस को 3 भागों में डिवाइड किया उन्होंने, रेड जोन, ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन। एंड इन जोनों के अनुसार उन्होंने डिफाइन किया कि अगर कोई ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ जो ग्रीन जोन में है वहाँ कोई भी पायलट बिना किसी परमिशन के ड्रोन को फ्लाई कर सकता है। लेकिन ऑरेंज जोन उन्होंने डिफाइन किया जो बेसिकली सेंसिटिव एरिया होते हैं, जहाँ रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है। पर्टिकुलरली अगर आप बोलेंगे डिफेंस का कुछ एरिया है तो वहाँ ओनली ऑन लोकल पुलिस स्टेशन से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन तीसरी जो कैटेगरी है वो नो फ्लाई जोन है, वहाँ आपको ड्रोन उड़ाना अलाउ ही नहीं है, जैसे एयरपोर्ट के पास या फिर बहुत वीआईपी रेसिडेंशियल एरियाज जनपद हो गया, जैसे दिल्ली में जनपद दिल्ली हो गया या कुछ भी जहाँ पार्लियामेंट हाउस पार्लियामेंट हो गया, आगे पीछे। तो इस टाइप के जो एरियाज हैं वो रेड जोन में रखे हुए हैं, वहाँ ड्रोन उड़ाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बैटरी ड्रोन्स के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं? सो बैटरी ड्रोन आज की डेट में अगर आप बात करें, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज हैं, सो एज ऑन डेट द टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग। सो अच्छी बात यह है कि इजी टू कैरी एंड नाइट में आप चार्ज कर लो, दिन में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दूसरी मेरिट यह है कि इको फ्रेंडली, सो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। पॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि पेट्रोल ड्रोन से पॉल्यूशन बढ़ता है। डीमेरिट की बात करें तो आज की डेट में पेट्रोल से भी ड्रोन उड़ता है? यस, पेट्रोल इंजन। अच्छा। सो पेट्रोल इंजन का भी दक्षा, एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो दक्षा एक ऐसी कंपनी थी और इंडिया में फर्स्ट कंपनी जिसने पेट्रोल इंजन लॉन्च किया था। एंड टाइप सर्टिफिकेशन का भी उसने उसका डीजीसीए से अप्रूवल लिया था। बट पेट्रोल इंजन इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि जितने भी OEMs हैं आज की डेट में, अभी 80 OEM में से एक ही OEM पेट्रोल बना रहा है, बाकी के 79 बैटरी ड्रोन बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैटरी ड्रोन का पॉपुलरिटी बढ़ रहा है क्योंकि आप देखोगे टेक्नोलॉजी EV की तरफ बढ़ रही है। तो सेम लोगों ने बैटरी ड्रोन, एंड बैटरी ड्रोन का एक और बेनिफिट है, उसका वाइब्रेशन कम होता है बिकॉज साउंड नहीं आता। आपने देखोगे ई रिक्शा भी हाँ। बैटरी वाले वो साउंड नहीं देते। हाँ, डीजल की गाड़ी चलाओ या ईवी चलाओ, बहुत फर्क सो होता है। जब क्रॉप कैनोपी के ऊपर फ्लाई करता है ड्रोन, तो बैटरी ड्रोन, तो उसका स्मूथनेस ज़्यादा होती है, उसका वाइब्रेशन कम होता है, तो क्रॉप डैमेज होने के चांसेस कम है। पेट्रोल ड्रोन में वाइब्रेशन की वजह से क्रॉप डैमेज के चांसेस होते हैं। अभी एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर स्कोप्स ऑफ ड्रोन, मतलब ये एग्रीकल्चर को छोड़ के, जैसे आपने पहले भी कहा, वो कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हो? सो मैं फिर से इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और करंट ड्रोन एप्लीकेशन से ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में ड्रोन इज़ गोइंग टू बी एवरीवेयर इन एवरी फील्ड। एंड ऐसे ऐसे जो हम लोग अनथिंकेबल टास्क हैं हमारे, जिसको हम सोच भी नहीं पाते हैं, करने में इनकेपेबल है, तो ड्रोन, जैसे मैं अभी बीच में बात कर रहा था, जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स में फायर कंट्रोल करना है आपको, तो मैनुअली वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और जब तक आप पहुंचते हैं तब तक डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ड्रोन वही काम सेकेंड्स में कर सकता है। तो आने वाले टाइम मुझे लग रहा है फायर कंट्रोल का है, या हाई राइज बिल्डिंग्स में पेंटिंग करने का काम है, या फिर कहीं जैसे पॉन्ड्स में या बड़ी बड़ी एरियाज में आपको मॉस्किटो कंट्रोल करना है, तो हमने प्रैक्टिकली देखा है कि दैट इज़ पॉसिबल विद द ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो मैनुअली पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन है, आजकल नमो दीदी का बड़ा सुनने में आता है, वो क्या चीज़ है? सो बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की हैं इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। सो उसमें जैसे कि एक प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक स्कीम थी जो मैन्युफैक्चरर के लिए थी, लेकिन टू प्रमोट द वुमेन एम्पावरमेंट पर्टिकुलरली विलेज लेवल, सो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर्स थे, वुमेन मेंबर्स, उनको लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एंड उस संकल्प के तहत गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की नमो ड्रोन दीदी। उस स्कीम में का जो मेजर कंपोनेंट था
कि इंडिया में 15,000 विलेज वुमेन्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देना है, और ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण के बाद हर एक दीदी को एक ड्रोन फ्री में गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी, ये उन्होंने डिसाइड किया। और लास्ट ईयर इस योजना को आगे बढ़ाते हुए और एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में लाने के लिए लास्ट ईयर मैंने खुद अपना पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारे जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 1,000 जो दीदियों को अपने हाथों द्वारा उनको ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट किए, और इस पूरी स्कीम को सफल बनाने के लिए जो मेजर टास्क दिया गया था वो फर्टिलाइजर सेक्टर की जो कॉरपोरेट्स है उनको दिया गया था। तो अगर मैं बात करूं तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने इसमें बहुत अहम हिस्सा लिया। इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए 200 दीदियों को आइडेंटिफाई किया आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका में। उनको अपने आरपीटीओ में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी, उनको प्रशिक्षण दिलवाया, उनको हैंड होल्डिंग करी एंड उनको ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट किया बेस्ड ऑन दिस स्कीम, सिमिलर टू अदर कंपनीज लाइक इफको एंड पीपीएल एंड ऑल। और नहीं, बहुत ही अच्छा है। अपनी घर की जो दीदी हैं, जो बहनें हैं, वो अब ड्रोन्स यूज़ करके अपना एक इनकम जनरेट कर रही हैं और गांव लेवल पे पॉसिबल हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। मैं आपको सुपल जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक दीदी ग्रुप से मिला था और हम लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और ऐसी बहुत सारी दीदी थी जिन्होंने मतलब एक सहे दिल से कोरोमंडल को धन्यवाद दिया कि ये पहला इनिशिएटिव है जो हमारे जैसी लेडीज़ों को, जो गांव में अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई इनकम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये कोरोमंडल ने हम लोग को एक नई लाइफ दी है। आई थिंक माई आईज वॉज वेट, इवन एवरीबडी वॉज शेडिंग द टीयर्स कि इट वॉज सो इमोशनल मोमेंट कि वी आर रियली इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ रूरल फैमिलीज। सो ये मुझे मेरे दिल से उस दिन से काफ़ी कनेक्टेड प्रोजेक्ट है, एंड आई फील दैट this kind of project should be continued and government should invest more on this technology also and to uplift the life of rural women. And we thank government of India also for this kind of initiative, and we expect किस तरह के और इनिशिएटिव हो। अब हम पॉडकास्ट के बिल्कुल एंड पे आ गए हैं और एक लास्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि आपने आज तक ड्रोन का एक अद्भुत और एक अलग स्प्रे कैसा देखा है, या उसका यूसेज कैसा देखा है? मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो मॉस्किटो कंट्रोल ऑन द पॉन्ड्स मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था कि पॉन्ड्स पर कोई स्प्रे कर सकता है, एंड ड्रोन के द्वारा वो चीज़ संभव हो पाई। एंड एज यू नो इन इंडिया मॉस्किटो द्वारा बहुत सारी बीमारीज बढ़ रही हैं, और ह्यूमन हेल्थ इनडायरेक्टली ये ह्यूमन हेल्थ का एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। ठीक है, थैंक यू जितेंद्र जी पॉडकास्ट में आने के लिए। और जाते जाते मैं अब आपको, आप ऑडियंस की तरफ देख के विद इन 2 मिनट्स में आप ड्रोन्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं यही कहूँगा कि इट्स ए न्यू टेक्नोलॉजी एंड it has a huge potential to change our human life. ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी it can revolutionize each and every practice. So एक बार ज़रूर सोचें, और मैं कहूँगा कि एक बार आप अपना टाइम निकाल के इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए भी सहयोग करें और इसका इस्तेमाल भी करें। मैं अपने ऑडियंस से बस यही उम्मीद करूँगा कि आप जहाँ भी हैं, take this drone technology positive. Today may not be at the very upgraded versions are available and upgraded services are not available, but going forward I am confident then we can't ignore this technology in future. Thank you very much. थैंक यू जितेंद्र जी शो में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। ये सच में बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा मेरे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी रहेगा।
और थैंक यू अपनी सारी इनसाइट शेयर करने के लिए, ताकि ये एपिसोड देख के ड्रोन को लेके इंडिया में एक छोटे लेवल पे हम चाहते हैं कि एक रेवोल्यूशन हो, जिस रेवोल्यूशन से इंडियन एग्रीकल्चर जैसे बाहर के एग्रीकल्चर से कम ना रहे, और इधर ड्रोन का जहाँ जहाँ फार्मर को बेनिफिट हो सकता है वो बेनिफिट फार्मर को दिया जाए, हुआ जाए। और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सप्लाई चेन में हम तरह तरह से पार्ट बन सकते हैं, कुछ प्रोड्यूस करके, कोई प्रोडक्शन हाउस करके, कोई सर्विस दे के, कुछ हम जैसे जो इन्फॉर्मेशन पास करके। और मैं अपनी ऑडियंस को भी क्या बोलना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप बाकियों से भी पास करो, ताकि ड्रोन की अवेयरनेस इंडियन एग्रीकल्चर में पूरे ऑल इंडिया में फैले और किसान इंडस्ट्री इसको समझ पाए। थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। होप you liked it. Please share with your friends and industry, and we'll be there with you soon with a new podcast.